जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम लोग वर्ग 12 के हिंदी से हिंदी के संपूर्ण सिलेबस से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को जानेंगे। जो विद्यार्थी इस बार बोर्ड परीक्षा 2024 में बोर्ड परीक्षा देंगे और जो हिंदी की संपूर्ण तैयारी किए हैं और जो नहीं भी तैयारी किए हैं, यह वीडियो उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यानी जो विद्यार्थी तैयारी किए हैं और जो विद्यार्थी तैयारी नहीं किए हैं, यह वीडियो उन दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग, जैसा कि आपने थंबनेल देखा है कि इस वीडियो में हम लोग जो है हिंदी में जो पूछे जाने वाले 50 अंक के सब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं, उस प्रश्नों के बारे में देखेंगे कि वह प्रश्न कौन कौन से प्रश्न होते हैं, कितने कितने अंक के प्रश्न होते हैं और कौन कौन से जो प्रश्न हैं हमारे बोर्ड में पूछे जाते हैं। हम उसी चीज़ को यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम जो है बोर्ड परीक्षा के आपके देख लेते हैं। आपकी जो बोर्ड परीक्षा है उसके जो प्रश्न पत्र होते हैं, प्रश्न पत्र की रूपरेखा देख लेते हैं। देखिए, आपका जो प्रश्न पत्र होते हैं उसमें से सबसे पहला प्रश्न होता है वो निबंध होता है। सबसे पहला प्रश्न क्या होता है? निबंध होता है। सबसे पहला प्रश्न होता है दोस्तों, वो निबंध होता है। देखिए ध्यान से, सबसे पहला प्रश्न होता है निबंध होता है। वो 8 अंक का होता है। कितने अंक का होता है? 8 अंक का एक निबंध रहेगा, जिसमें से क्या करेगा, किसी आपको दे देगा कि निम्नलिखित में से किसी एक निबंध पर 200 में से 228 शब्दों, यानी 200 या फिर 200 से 250 शब्दों में एक स्वच्छ निबंध लिखना रहता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि आपके कोई 5 टॉपिक दे देंगे, उसमें से किसी एक शीर्षक पर, यानी कोई 5 टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर आपको 200 से 250 शब्दों में एक निबंध देना पड़ेगा। अब इस निबंध के लिए जो शीर्षक होते हैं, उस शीर्षक के अंतर्गत कोई टॉपिक नहीं होता है। जैसा कि आप 10वीं की परीक्षा दिए होंगे तो उसमें क्या होता है कि हर एक टॉपिक के साथ भूमिका, संहार, उपसंहार या फिर लाभ हानि, उस प्रकार से आपको जो है 4 या 5 टॉपिक बना कर दे देता है। लेकिन आप जैसे ही 12th कक्षा में आ गए तो अब इससे क्या होता है आपको कि आप एक उच्च वर्ग में आ गए। अब आप उच्च वर्ग में आ गए तो आपको वहां पर जो है कोई टॉपिक देता नहीं है, यानी आपकी मानसिकता जो है थोड़ा उच्च हो चुकी है। अब आपको खुद उस विषय में सोचना है और उसके बारे में क्या करना है, लिखना है। ठीक है, तो चलिए, तो इस वीडियो में सबसे पहले चीज हम लोग देखेंगे कि निबंध क्या होता है। निबंध कितने अंकों का पूछा जाता है? तो निबंध जो होते हैं 8 अंक का पूछा जाता है। ये जो है आपके प्रश्न पत्र की रूपरेखा है। ठीक है, जिसमें परिलख के जब सब्जेक्टिव में चलोगे और जैसा ही पेज पलटोगे तो उसमें जो परिलख के प्रश्न होंगे वो देखने के लिए मिलेंगे। क्या मिलेंगे? निबंध रहेंगे। ठीक है, चलिए अब निबंध को कंप्लीट करके कल्पना करते हैं कि आप निबंध कंप्लीट कर लिए और उसको कंप्लीट करके उसको स्किप करके फिर आगे चलते हैं। तो जब आगे चलेंगे तो दूसरा जो प्रश्न होते हैं, दूसरा प्रश्न होता है व्याख्या। इस जो व्याख्या होता है, इस व्याख्या में आपको ध्यान से देखिए क्या क्या आता है। यह जो व्याख्या होता है आपके, इसमें क्या होता है कि आपके पाठ्य पुस्तक जो गद्य खंड होते हैं या फिर पद्य खंड होते हैं, उसमें से किसी 2 पंक्ति का, यानी 4 पंक्ति, 2 गद्य खंड से 2 पद्य खंड से 4 पंक्ति उठा के दे देते हैं। ठीक है, और आपसे पूछेंगे कि बताइए उस जो दोनों पंक्ति है, यानी 4 जो पंक्ति दिया है उसका व्याख्या कीजिए, या फिर सप्रसंग व्याख्या कीजिए, भावार्थ लिखे, या फिर अर्थ स्पष्ट करें। यानी किसी भी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछ सकता है। अगर आपको पंक्ति दे और किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछे तो आप जो है एक ही विधि द्वारा बनाएंगे, जिसका नाम होता है स्पष्टीकरण विधि। ठीक है, तो उस विधि को हम लोग, यानी 2 नंबर प्रश्न को जो व्याख्या करने वाले प्रश्न होते हैं, जिसमें आपके पाठ्य पुस्तक से पंक्ति दे देता है, तो उस चीज को हम लोग फिर आगे जानेंगे। ठीक है, ये हम लोग प्रश्न पत्र की केवल रूपरेखा देख रहे हैं। ठीक है, आगे फिर बारी बारी से हम लोग सभी को जानेंगे और सभी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जो जो हमारे बोर्ड में पक्का है कि कन्फर्म इस साल पूछे जाएंगे, ये सभी प्रश्न को फिर हम आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए अब फिर 2 नंबर प्रश्न के बाद फिर चलेंगे तो 3 नंबर प्रश्न आता है। और जो 3 नंबर प्रश्न होता है दोस्तों, वो होता है आपका आवेदन पत्र। 3 नंबर प्रश्न होता है दोस्तों, ये देखिए 3 नंबर प्रश्न होता है आपका आवेदन पत्र। अब जो आवेदन पत्र होता है वो औपचारिक भी हो सकता है और अनौपचारिक भी हो सकता है। यानी एक पत्र जो होते हैं, जो आपके बोले जाते हैं कि आप अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखिए या फिर मुखिया महोदय के पास आवेदन पत्र लिखिए। तो इस प्रकार से, यानी किसी उपचार के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं जिसमें आवेदन जोड़ दिया जाए, तो इसका मतलब है कि वो पक्का है कि वो औपचारिक पत्र होंगे। और दूसरा जो है अनौपचारिक, यानी जो अपने सगा संबंधियों के पास लिखी जाती है, वो अनौपचारिक होती है। तो ये दोनों जो है, इस दोनों में से एक एक प्रश्न रहेंगे। ठीक है, एक औपचारिक भी रहते हैं और एक क्या रहेंगे, अनौपचारिक। दोनों जो है 5-5 अंक का होंगे। ठीक है, यानी इस दोनों में से कोई हम एक बना देंगे तो हमें कितने अंक मिल जाएंगे? 5 अंक मिल जाएंगे। ठीक है, फिर आगे चलेंगे तो फिर 4 नंबर प्रश्नों में, और जब 4 नंबर प्रश्न में आएंगे तो 4 नंबर प्रश्न में देखिए, 4 नंबर प्रश्न जो होंगे, पहला लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। कौन से प्रश्न होते हैं? लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से आपको बनाने के रहेंगे 5 प्रश्न बनाने होते हैं। कितने प्रश्न बनाने होते हैं? 5 प्रश्न, और जो होते हैं 2-2 अंक के होते हैं। कितने अंक होते हैं? 2-2 अंक के होते हैं। ठीक है, 5 प्रश्न इसमें से आपके गद्य खंड से रहेंगे और 5 जो होंगे पद्य खंड से, जिसमें से दोनों में से आप मिला के 5 प्रश्न बनाएंगे तो आपको 10 अंक मिल जाएगा। ठीक है, फिर आएंगे आप 5वें नंबर प्रश्न पे। तो 5वां नंबर जो प्रश्न होता है, देखिए 5वां नंबर जो प्रश्न होता है वो होता है आपका दीर्घ उत्तरीय। ठीक है, 5वां नंबर प्रश्न जो आएंगे वो होता है दीर्घ उत्तरीय। ठीक है,
इस दीर्घ उत्तरीय में क्या होते हैं, कुल 6 प्रश्न होते हैं। कितने प्रश्न होते हैं, 6 प्रश्न होते हैं, जिसमें से आपको किसी 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, ठीक है। उसमें आपको क्या कहा होगा, तो आपका सारांश होगा, ठीक है, और भावार्थ होगा। यानी बोलेगा कि फलना मतलब कोई कविता का भावार्थ लिखिए, या फिर किसी कविता का सारांश लिखिए, या फिर कोई कहानी हो, निबंध हो, तो इस प्रकार से जो उसका सारांश पूछेगा उसको हम आगे जानेंगे। लेकिन ये संक्षेप में आप समझते चलिए कि 5 नंबर जो प्रश्न होते हैं उसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, ठीक है। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या क्या पूछे जाएंगे, तो सारांश होंगे और भावार्थ होंगे। तब सारांश और भावार्थ जो होगा उसको बनाने की क्या तरीका होगा, देखिए 2 नंबर जो प्रश्न था उसमें व्याख्या करना था, ठीक है, सब प्रश्न में व्याख्या, भावार्थ लिखिए, फिर स्पष्ट कीजिए। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, स्पष्टीकरण द्वारा बनाते हैं, ठीक है। तो भावार्थ या व्याख्या करना और सारांश लिखना और भावार्थ लिखना, ये दोनों में अंतर है, ठीक है। ये 4 नंबर के लिए जो प्रश्न होंगे उसको भी हम देखेंगे कि उसको कैसे बनाना है, और जो 5 नंबर का जो प्रश्न होंगे उसको भी देखेंगे कैसे बनाना, ठीक है। चलिए, अब जो होता है लास्ट प्रश्न आपके पेपर में क्या होता है, उसका नाम होता है संक्षेपण। संक्षेपण क्या होता है, तो दे देगा किसी बहुत बड़ा मतलब एक बड़ा सा गद्यांश दे देगा और बोलेगा कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश को पढ़ करके उसका संक्षेपीकरण कीजिए। यानी किसी 2 प्रश्न देंगे, ठीक है, 6 नंबर प्रश्न में जो होते हैं कोई 2 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर देना होता है, ठीक है। जिसमें से किसी एक प्रश्न का आपको क्या करना पड़ेगा, उत्तर देना होगा, ठीक है। तो अब ये आपके प्रश्न पत्र में टोटल 6 अंक मतलब 6 प्रश्न होते हैं, ठीक है। जिसमें से सबसे पहला प्रश्न जो होता है निबंध होते हैं, जो 8 अंक के होते हैं। फिर दूसरा प्रश्न आएंगे व्याख्या कीजिएगा, जो भी 8 अंक का होगा, तो 8 और 8 कितना अंक हो गया, 16 अंक हो गया। तीसरा जो प्रश्न होंगे वो आवेदन पत्र होते हैं, जिसमें से 5 अंक हो गए, तो 21 अंक टोटल हो गया आपके। चौथा जो होगा लघु उत्तरीय 5 दूना 10 अंक यानी 31 अंक आपके टोटल हो गए। पांचवा जो होगा दीर्घ उत्तरीय 3 गुने 5 यानी 15 अंक, यानी टोटल जो आपके 46 अंक हो गए। और जो लास्ट प्रश्न होते हैं संक्षेपण, वो होते हैं 4 अंक का। तो इस प्रकार से आपका टोटल कितने अंक का सब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं, 50 अंक का, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो आपका जो 50 अंक का सब्जेक्टिव पेपर हो गया, अब उस 50 अंक सब्जेक्टिव पेपर में कौन से प्रश्न कितना वीवीआई है और कौन कौन से प्रश्न कैसे लिखे जाएंगे, तो सबसे पहले हम उसी चीज पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए, जैसा ही आप अपना सब्जेक्टिव में जाएंगे तो सबसे पहला का प्रश्न जो आएगा वो प्रश्न का नाम ही रहेगा, क्या चीज करना है, तो सबसे पहला का प्रश्न है दोस्तों कि आप उसमें क्या कीजिए, निबंध लिखिए। सबसे पहला प्रश्न होता है, क्या होता है, निबंध लिखिए, ठीक है। अब निबंध लिखने के लिए कहेगा तो निबंध लिखिए, तो निबंध कैसे लिखे, देखिए ध्यान से, एक सेकेंड। पहला प्रश्न होता है निबंध लिखने के लिए कहता है, ठीक है। तो निबंध कैसे लिखेंगे, तो निबंध लिखने के लिए आपको करना क्या पड़ता है, देखिए निबंध जो होता है वो निबंध, देखिए सबसे पहला निबंध दे दिया है कि आप क्या करना है, सबसे पहला के प्रश्न आता है कि क्या कीजिए, इस पर एक निबंध लिखिए, जिसके लिए आपको कितने अंक मिलेंगे, 8 अंक मिलेंगे, ठीक है। अब जो निबंध यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, तो 10वां में हम लोग जैसा कि देखा कि निबंध लिखते थे तो वहां पर हमें कोई 5 टॉपिक देते थे, जिसमें हम लोग क्या करते थे, उसके बारे में लिखते थे। लेकिन वर्ग जैसा ही आप उच्च वर्ग में आ गए, वैसे वैसे आपकी मानसिकता उच्च होती चली गई। तो उस कंडीशन में क्या किया है बोर्ड वालों ने कि वो 5 टॉपिक हटा करके बच्चों की मानसिकता के ऊपर छोड़ दिया है कि बच्चे उस विषय में क्या सोच पाते हैं और उसके बारे में क्या लिख पाते हैं, ठीक है। तो वहां जो आपको कोई 5 टॉपिक यानी दे देगा कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 200 से 200 शब्दों में, यानी 200 से 250 शब्दों में एक स्वच्छ निबंध प्रस्तुत करना रहेगा, ठीक है। जिसमें से जो पहला निबंध है दोस्तों, हम ये समझाने के लिए पहला लिखे, पहला जो है वन या जंगल। मान लीजिए कि हमसे पूछ लिया कि वन या जंगल, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको हमको समझना है क्योंकि ये कई बार पूछा भी गया है और इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पूछा भी जा सकता है, ठीक है। तो चलिए, तो इसको हम पहले देखेंगे कि पहला जो है वन या जंगल। देखिए, आप कोई भी निबंध हो तो उसके लिखने के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वन या जंगल जो है, ठीक है, तो कोई भी टॉपिक हो तो उसमें सबसे पहला टॉपिक हम लोग बनाते हैं भूमिका। भूमिका का अर्थ होता है, क्या होता है उसका अर्थ, परिचय। यानी किसी भी चीज को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले परिचय देंगे, ठीक है। किसी भी चीज का हम लोग परिचय देंगे और परिचय को ही हम लोग भूमिका कहते हैं। दूसरी बात देखेंगे कि और वो कोई वस्तु है या फिर कोई पदार्थ है जिससे हमें लाभ हो रही है, तो हम उस टॉपिक को क्या बना लेंगे, लाभ दे देंगे। अब देखना है क्या, और लाभ है तो भाई पक्का है कि उससे हानि भी होगा, लेकिन हानि होगा और लाभ ज्यादा है और हानि कम है, तो उस दोनों में से किसी एक को महत्व देकर के हम क्या करेंगे, एक टॉपिक बना लेंगे। तो लाभ को हमने महत्व दिया तो हमने लाभ बना लिया। फिर तीसरा टॉपिक देखेंगे क्या इस चीज से कुछ महत्व होने वाला है, अगर महत्व है तो तीसरा टॉपिक हम क्या बना लेंगे, महत्व बना लेंगे, ठीक है। और जो चौथा टॉपिक होगा उसमें उपसंहार है, ठीक है। यानी उपसंहार पक्का है कि हम बने करेंगे। यानी किसी भी विषय पर दे तो सबसे पहला टॉपिक क्या करेंगे, हाँ ध्यान रखना कि किसी का जीवन परिचय ना हो। अगर जीवन परिचय ना हो और कोई अन्य टॉपिक पे हमसे लिखने के लिए बोल रहा है कि आप उसके बारे में क्या लिखिए, एक निबंध लिखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, पहला टॉपिक भूमिका बनाएंगे और जो सबसे अंतिम यानी चौथा टॉपिक होगा, टोटल 4 टॉपिक बनाना, ठीक है। तो चौथा टॉपिक जो होगा उसको उपसंहार बना लेंगे। तो अब बचा कितना, दूसरा और तीसरा टॉपिक बचा ना, तो दूसरा में देखेंगे लाभ और हानि में से कोई एक को महत्व दे देंगे और जो तीसरा बच जाएगा उसको हम लोग महत्व बना लेंगे, या फिर उसके अलावा उद्देश्य होगा, या फिर और भी कोई अन्य बहुत सारे सोच के मतलब आप सोच सकते हैं, बहुत सारे टॉपिक बना सकते हैं। तो जो टॉपिक आपको सुलभ लगे उस टॉपिक को आप क्या कर लीजिएगा,
बना लीजिएगा। और जब ये 4 टॉपिक क्लियर हो जाते हैं, एक छोटा सा स्टार बना करके आप एक निष्कर्ष जरूर दे दीजिएगा। निष्कर्ष का अर्थ होता है दोस्तों कि आप इस चीज से क्या सीख रहे हैं, ठीक है, इस चीज से आप क्या सीख रहे हैं। अगर आप ऐसा देते हैं तो जो एग्जामिनर होंगे आपको कहेंगे कि बच्चे की बौद्धिक क्षमता बहुत ही मजबूत है, आपको इतना टॉपिक बना ली, आपका बिना आप गलत लिखे सही लिखे उसे उतना महत्व नहीं देंगे। वो मतलब साफ साफ लिखा हुआ रहना चाहिए और ये टॉपिक बना रहना चाहिए। वो आंख मूंद करके आपको 8 में 8 नंबर क्या करेंगे, देते चले जाएंगे, ठीक है। अब देखिए निबंध जो होता है हम उसको 2 प्रकार से बना सकते हैं। जैसा कि हमने देखा यहाँ पर देखो कि जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि सबसे पहले जो हम लोग क्या किए, जो निबंध थे उसको हम लोग क्या किए, सबसे पहले क ख ग यानी क ख ग क ख ग घ करके हम लोग यहाँ पर देखे, ठीक है। क ख ग और घ, ये बार बार जो होता है ना स्किप हो जाता है, यानी जो मोबाइल का सिस्टम जो है थोड़ा सा मतलब नया नया सिस्टम का मोबाइल है तो इससे थोड़ा सा जो है ना बार बार स्किप हो जाता है, ठीक है। चलिए तो निबंध में देखो, जैसे देखो आपने वहां पर देखा क ख ग घ और अंतिम जो है निष्कर्ष हमने स्टार बना के बना दिया है। तो ये 5 टॉपिक है। इसी को आप और चाहे तो फिर दूसरे तरीका से, जैसा कि यह देखिए इधर जो बताया गया, आप इस तरीका से भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे वन या जंगल पर देना है तो हम क्या करेंगे, हर एक लाइन में सबसे पहले भूमिका लिखेंगे क टॉपिक बना के, फिर उसके जस्ट नीचे जहां से भूमिका खत्म हुआ है वहीं से दूसरा टॉपिक बना के हम लोग क्या लिखेंगे, लाभ लिखेंगे। फिर जैसे ही लाभ खत्म हो जाए तो उसी के जस्ट नीचे वाला पंक्ति से एक तीसरा ग बना के क्या लिख लेंगे, महत्व लिख लेंगे। चौथा जो होगा उसमें उपसंहार लिख लेंगे और उसी प्रकार से 5वां जो होगा वो क्या बना देंगे, उसका तो निष्कर्ष बना देंगे, ठीक है। चलिए तो ये तो होगी आपकी खैर हम लोग सीखे कि निबंध हमें कैसा लिखना है। तो निबंध हमें इस प्रकार से लिखना है, यानी कोई भी टॉपिक पर दे दे तो हम क्या करेंगे, उसके बारे में 5 टॉपिक बना लेंगे और पांचों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, निबंध लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए हम भी यहाँ 5 टॉपिक बना है। जो सबसे पहला टॉपिक है उसका नाम है भूमिका। सबसे पहला टॉपिक है भूमिका, यानी हमने इसमें क्या दिया है, वन या जंगल क्या होता है उसके बारे में हमने बताया, उसका परिचय दिया है। दूसरा टॉपिक, जैसा कि दूसरा टॉपिक हम बताया कि लाभ और हानि में से किसी एक को महत्व देना था, हमने लाभ को महत्व दिया, ठीक है। तीसरा टॉपिक में आ जाएंगे तो तीसरा टॉपिक जो होगा देखिए महत्व को हमने महत्व दिया, ठीक है। और फिर चौथा टॉपिक को चलते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया 3 टॉपिक। अब जैसा कि फिर चौथा टॉपिक में आएंगे तो चौथा टॉपिक जो होगा उसको चौथा टॉपिक हमने क्या दिए, एक बोले कि आपको क्या करना है, एक महत्व देना होता है। किसको महत्व दिया यहाँ पर, तो हमने किसको महत्व दिया, तो हम जो है महत्व दिए उपसंहार को, ठीक है। चलिए अब उपसंहार के बाद हम तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी विषय पर क्या कर सकते हैं, एक स्वच्छ निबंध लिख सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप इस निबंध का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ताकि आपको जो क्या हो सके आप इसका अच्छा से इसको लिख सकते हैं, ठीक है, और इसको याद कर सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये तो थी एक महत्वपूर्ण, यानी हमने समझाने के लिए इस निबंध पे लिखा था, ठीक है। अब जो है आपके एग्जाम में, ठीक है, अब जो है आपके एग्जाम में जो निबंध आने वाले जो बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम है, ठीक है, जो बहुत महत्वपूर्ण निबंध है उसका नाम है ये देखिए तुलसीदास। यानी आपका जो प्रिय कवि है कौन है, तुलसीदास। यानी एग्जामिनर आपसे पूछेगा, यानी प्रश्न दे दिया जाएगा कि प्रिय कवि तुलसीदास के बारे में आप एक निबंध लिखिए, स्वच्छ निबंध प्रस्तुत कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करिए, देखिए और प्रिय कवि पर दे दो, सबसे पहला कोई भी दे दे भाई, उसके बारे में हम सबसे पहला चीज है कि क्या बनाएंगे, तो भूमिका यानी परिचय बनाए हुए करेंगे। अब देखना क्या है कि ये तो भाई कोई वस्तु है नहीं जो हमें लाभ देगा, ये तो जीवन परिचय यानी किसी व्यक्ति का जीवन के बारे में लिखना है, ठीक है। तो परिचय देने के बाद दूसरा हम लोग देखेंगे कि उस व्यक्ति का जीवन चक्र कैसे चला, यानी उसको हम लोग वृत्ति कह देंगे, ठीक है। जीवन चक्र जैसे ही पूछा तो पहला भूमिका बना लेंगे, दूसरा वृत्ति बना लेंगे, तीसरा उसकी रचना है तो रचना बना लेंगे, या फिर उसके जीवन में कुछ तो उद्देश्य रहा होगा ना भाई, तो हम उस उद्देश्य को बना लेंगे। और चौथा है तो वही महत्व लिख देंगे, यानी उसका भी कुछ ना कुछ महत्व होगा ही ना। और 5वां टॉपिक है कि उसके जीवन परिचय से हमें क्या शिक्षा मिली, यानी एक छोटा सा टॉपिक बना लेंगे, निष्कर्ष बना लेंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार से हमने देखिए तुलसीदास के बारे में लिख दिया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं तो तुलसीदास के बारे में आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए तुलसीदास के बारे में आप इस चीज को बढ़िया से क्या कर ले, खुद से अपना घर पे तैयारी करके इसको लिख लीजिए, ठीक है। इसको लिख लीजिए। उसके बाद देखिए तो ये पहला टॉपिक आप लिख लीजिए। पहला टॉपिक यानी क्या है, परिचय है। दूसरा टॉपिक हमने वृत्ति बनाया, तीसरा टॉपिक हमने क्या बना दिया, रचना बना दिया, ठीक है। तो आप इसको क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि क्या हो, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। फिर चलो अब आगे आ जाएंगे, तो फिर क्या होगा, आगे आएंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें से मतलब चौथा टॉपिक क्या होगा, इसका महत्व होगा। चौथा टॉपिक क्या है, महत्व, यानी तुलसीदास जी का क्या महत्व रहा है। और अंत में हम लोग क्या बनाते हैं कि इस टॉपिक से हमने क्या सीखा, तो हमने निष्कर्ष में सीखा कि गोस्वामी तुलसीदास जो थे एक अमर कवि थे, ठीक है, यानी अमर कवि हैं, वे युगों युगों तक हमारे बीच जीवित रहेंगे। अतः हम विद्यार्थियों को उनके जीवन शैली से क्या लेना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए।
आप पढ़ोगे उनका जीवन परिचय ना, तो ऊपर में बताया गया है कि ये जीवन में ही मतलब इनके माता पिता इनका त्याग कर देता है, ये फकीरों के साथ, साधुओं संतों के साथ भटकते हुए अपना किसी तरह से पेट पालन करते थे, ठीक है, राम का नाम लेते रहते थे, ठीक है ना, बहुत गरीबी से मतलब ये बहुत फकीरों की तरह मतलब अनाथों की तरह प्रेम के लिए हमेशा तरसते रहे, अनाथों की तरह अपना जीवन व्यतीत करते रहे, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका महत्व यानी इनसे इनके जीवन से हमें बहुत सारी शिक्षा मिलती है। उस चीज को हमने छोटा सा निष्कर्ष मतलब थोड़ा सा 2 लाइन में हमको क्या करना है, लिखना होता है कि हम क्या उससे सीखते हैं, ठीक है। चलिए अब जो है आगे चलते हैं, तो आगे चलेंगे तो फिर हमारा तीसरा ऐसे आएगा, यानी तीसरा जो है निबंध आएगा। तीसरा निबंध जो है दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है इंपोर्टेंट है, जो क्या है तीसरा निबंध जो है बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, ये भाग्य ने फिर तीसरा निबंध जो है बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका नाम क्या है, इंटरनेट। तीसरा जो है इंटरनेट वाला है, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, इंटरनेट के बारे में हमें देना, ठीक है। चलिए 1 मिनट 1 मिनट, हाँ, तीसरा जो इंटरनेट के बारे में देना है बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए बार बार ये जो है ना हमसे कट जा रहा है, बार बार कट जा रहा है, ये बहुत गुस्सा आ रहा है, अभी बहुत गुस्सा आ रहा है, ठीक है। हाँ देखिए फिर कट गया ना, मन तो कर रहा है मोबाइल फोड़ दे, लेकिन नहीं फोड़ेंगे, फिर लॉस लग जाएगा, फिर अपना ही जाएगा भाई, गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। चलिए खैर कोई बात नहीं है, ये बार बार आ जाता है, क्या आ रहा है भाई, परफॉर्म ओसी आ रही, कथी होता है वो हमको नहीं पता है। अरे यार हट तू, कहा यार मोबाइल वाला सब पर बहुत गुस्से आता रहता है, कौन कौन सा सिस्टम निकाल लेता है, हम सब उतना मोबाइल चलाने आता नहीं है हम लोग को। चलिए तो तीसरा जो ऐसे होगा उसका नाम है, तीसरा ऐसे है वो है इंटरनेट। बहुत भी आई हद से भी ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है, और इंटरनेट यानी इंटरनेट के बारे में आपको लिखना है। इसका अर्थ क्या हुआ कि आपको इंटरनेट के बारे में 200 से 300 शब्द में क्या कर देना है, लिख देना है। चलिए तो इंटरनेट के बारे में लिखने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, आपके ऊपर समझ में क्या, समझ में तो आ गया कि मतलब किसी भी चीज़ के बारे में हमें निबंध लिखना कैसे है। तो आप इसका मतलब स्क्रीनशॉट लेते चलिए, फटाफट लेते चलिए। चलिए आगे चले, तो हमने भी यहाँ पर क्या टॉपिक बनाया है, 4 टॉपिक बनाया है, क ख ग और घ, और सबसे अंत में हमने फिर क्या दे दिया यहाँ पर, निष्कर्ष दे दिया, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा 3 गो इंपॉर्टेंट क्या हो गया, निबंध हो गया। चौथा जो निबंध है वो विद्यार्थी और राजनीति यानी बोला है तो छात्र और राजनीति है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। इसको भी आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, यानी एग्जाम में जाने से पहले इसको आप ध्यान रख करके ही जाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि देख लीजिए इसमें भी हम लोग क्या बनाए, सबसे पहले क्या टॉपिक बनाएंगे, सबसे पहले छात्र विद्यार्थी और छात्र और राजनीति क्या होता है, ठीक है। उसका इसका हम टॉपिक बनाने के बाद उसमें हम परिचय बनाएंगे, यानी उसका परिचय हो गया, दूसरा छात्र जीवन में राजनीति हो गया, तीसरा आज की राजनीति क्या है, और इसका चौथा जो बना लेंगे हम उपसंहार बना लिए हैं, और इससे फिर हमें क्या शिक्षा मिलने वाली है उसको हम लोग क्या बना लिए, नीचे उसको हम बना ले, ठीक है। चलिए अब इसको फिर तो हम लोग निबंध को मतलब आगे खत्म कर दिए, ठीक है। तो ये थी हमारे 4 गो टोटल निष्कर्ष थी दोस्तों। देखिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, विद्यार्थी छात्र और राजनीति, ठीक है। चलिए तो ये कुल थे हमारे 4 महत्वपूर्ण क्या थे, निबंध थे। ये जो निबंध आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ जाएंगे, अगर आप इस 4 निबंध का तैयारी कर लेते हैं तो फिर आपको बोर्ड परीक्षा में जो 50 अंक के सब्जेक्टिव होंगे उसमें से पक्का है कि एक निबंध आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चाहे वो 2024 में आप एग्जाम दे रहे हो, या फिर 25 में देंगे, या फिर जो है 26 में देंगे, तब तक एग्जाम पैटर्न चेंज ना हो तो पक्का है, उम्मीद रखिएगा कि इसमें से हर साल एक न एक टकराते रहेगा। हम उसी दृष्टि से इस वीडियो को बनाए हैं, जो कभी ना कभी क्या हो, हर साल यह वीडियो जो है बच्चों को क्या हो, हर साल बच्चों को यह वीडियो सहायता करे, हर साल बच्चे इसमें से क्या करते हैं, पढ़ करके, इससे पढ़ करके अच्छा नंबर ला सकते हैं, ठीक है। चलिए अब ऊपर हम लोग देखें क्या है, जो दूसरा प्रश्न आप चलोगे, दूसरा प्रश्न जब आप चलोगे तो आपको दूसरा प्रश्न जो होता है उसको बोलता है व्याख्या कीजिए, यानी व्याख्या करेंगे। जैसा कि हम लोग देखें कि क्या करेगा, व्याख्या करने के लिए दे देगा, कोई पंक्ति दे देगा, कोई क्या दे देगा, पंक्ति। देखिए पंक्ति दे दिया है, देखो छोटा सा नीचे पंक्ति दे दिया, बोल क्या रहा है कि इसका व्याख्या करिए। पंक्ति जो दे दिया देखिए ध्यान से, पंक्ति दे दिया और बोल क्या रहा है, व्याख्या कीजिए, यानी मर्म उद्घाटित कीजिए। देखिए हम लोग ऊपर देखे थे कि जैसा ही 2 नंबर प्रश्न में आएंगे तो बोलेगा कि कोई पंक्ति दे देगा और कहेगा कि इसका व्याख्या कीजिए, या फिर सप्रसंग व्याख्या कीजिए, या उसका अर्थ स्पष्ट कीजिए, उसका भावार्थ लिखिए, तो कुछ भी बोले तो हम लोग क्या करते हैं, स्पष्टीकरण विधि को अपनाते हैं। कौन सा विधि को अपनाते हैं, स्पष्टीकरण विधि को, ठीक है। अब कहिएगा कि स्पष्टीकरण विधि क्या होता है, तो देखिए हम समझाते हैं आपको। स्पष्टीकरण विधि मतलब जो पंक्ति दे दिया, सबसे पहले हमको पहचानना यह होता है कि यह पंक्ति की और कविता की पंक्ति है कि कहानी की पंक्ति है। अगर कविता की पंक्ति हो तो सबसे पहले हम यह स्पष्ट करेंगे कि यह पंक्ति किसकी है, तो कविता की है। तो कविता लिख करके और हम क्या करेंगे, उस कविता का नाम दे देंगे जिस कविता की क्या होगी, पंक्ति होगी, ठीक है। ये पहली चीज हो गया। दूसरा चीज, अब ये कविता है तो पक्का है कि कविता को कोई ना कोई लिखा होगा, यानी कवि होगा। अगर पुरुष है तो कवि होगा, और वह स्त्री है तो क्या होगी, कवयित्री होगी। तो चलिए हम ये जो पंक्ति दे दिया है वह पुत्र वियोग कविता का है, और इसके कवयित्री है, भाई कविता है तो मतलब स्त्री लिखी है तो कवयित्री होगी, और कवयित्री जो है कौन है, सुभद्रा कुमारी
चौहान है। ठीक है, तो हमने लिख दिया, यानी स्पष्ट कर दिया कि यह जो पंक्ति दिया है वह कविता की पंक्ति है जिसके कवयित्री कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान है। ठीक है, अब जो आपके प्रश्न में पूछा था, यहाँ पर देखो ध्यान से, जो पूछा था मर्म उद्घाटित कीजिए, हम उसी चीज को क्या करेंगे, उसी चीज को यहाँ पर लिख देंगे। यानी जो मर्म पूछा था, जो चीज पूछा था, हम उसी चीज को यहाँ पर क्या कर देंगे, लिख देंगे। जो चीज पूछा है हम उसी को लिखेंगे। ठीक है, और वहां पर बोले कि अर्थ स्पष्ट करे तो हम यहाँ पर क्या लिख देते, और वो बोलता है कि अर्थ स्पष्ट करे तो हम यहाँ पर अर्थ लिख देते। ठीक है, अगर वो बोलता, मान लीजिए कि अगर वो बोल रहा है कि उसका क्या कीजिए, भावार्थ लिखिए, तो हम यहाँ पर फिर क्या लिख देते, भावार्थ लिख देते। हम वहां पर क्या लिख देते, यहाँ पर हम फिर क्या लिख देते, भावार्थ लिख देते। ठीक है, यानी वो जो चीज पूछे हम उसी चीज को वहां पर क्या करेंगे, लिखते चले जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो अब इसको हम समझ लिए। अब देखो, तो इस विधि को हम लोग बोलते हैं स्पष्टीकरण। यानी कोई भी चीज जब पूछे कि बताइए इसके बारे में आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए, तो उसको हम लोग स्पष्टीकरण द्वारा बना देंगे। ठीक है, अब देखिए, तो पहला तो हम लोग स्पष्ट कर देंगे, कविता था तो कविता लिख दिए, उसकी कवि और कवित्री को पहचान लिए। ठीक है, तो ये इतना चीज हम जब बना दिए तो हमको इतना इतना एक नंबर क्या नंबर मिल गया, टोटल 2 नंबर मिल गया। ठीक है, और जो अब 2 नंबर का जो हमारा प्रोसेस होता है वो हमको यह भी स्पष्ट करना होता है कि यह जो मतलब यह जो पंक्ति दे दिया है वो कोई ना कोई कविता का है, तो यह कोई ना कोई कविता जो हमारे पाठ्य पुस्तक में पक्का हुआ होगा कि दिया होगा। ठीक है, तो यह जो कविता है हमारे जिस पाठ्य पुस्तक में दिया रहता है उसका नाम सहित हमको स्पष्ट करना होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग कोई भी प्रश्न दे तो उसके लिए हम लोग सब जगह सेम ही अप्लाई करते हैं। ठीक है, देखिए कैसे अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले हम वहां पर देखेंगे, मर्म में लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति जो है हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग, यानी आपके जो पाठ्य पुस्तक है उसका नाम लिख देंगे। अब दिगंत भाग 2 है, चूंकि आप 12th में तो 2 ही होगा ना, के अभी काव्य खंड क्या कि गद्य खंड, अगर मान लीजिए कि आपका गद्य खंड का है तो यहाँ पर गद्य खंड लिख देंगे, और काव्य खंड का तो हम लोग काव्य खंड लिख लिए। पुत्र वियोग शीर्षक कविता से संकलित है। अब जो कविता होगा या फिर जो गद्य होगा यानी कहानी वगैरह होगा तो उस कहानी से संकलित है या फिर उस कविता से संकलित है। जिसके रचनाकार कौन है, तो जिसके रचनाकार जो होंगे उसका नाम लिख देंगे। जिसके रचनाकार राष्ट्रीय भावधारा की प्रसिद्ध कवयित्री सुभद्रा कुमारी क्या होती है, चौहान है, लिख देंगे। ठीक है, और इस पंक्ति के माध्यम से एक चीज और बताना है, इस पंक्ति के माध्यम से वो क्या बताना चाहती है कवित्री। ठीक है, यानी जो ये व्याख्या करने के लिए आपको दिया है, इस पंक्ति के माध्यम से कुछ ना कुछ क्या करती होगी, बता रही होगी ना, तो जो चीज बता रही होगी उसी चीज को हमको क्या करना है, वहां पर एक बार जोड़ देना उसके साथ। ठीक है, तो इस पंक्ति के माध्यम से कवयित्री जो है अपने पुत्र के असामयिक मृत्यु पर क्या करता है, शोक व्यक्त करते हुए विलाप करती है और रोती हुई कहती है, क्या कहती है सुनिएगा, तो कहती है पंक्ति, जैसा पंक्ति देखो कि भाई बहन भूल सकते हैं पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। यानी कहने का अर्थ क्या होता है, कवयित्री जो है अपने पुत्र के लिए शोक व्यक्त करते हुए कहती है कि जिस पुत्र को भाई जो है, भाई बहन तुम्हें भुला सकते हैं, यानी भाई बहन जिसे भुला सकता है, पिता भले ही तुम्हें क्या कर दे, भुला दे, लेकिन जो माँ होती है 9 महीने गर्भ में तुम्हें क्या करती है, पालती है, वह माँ तुम्हें कभी भुला सकती है, नहीं भुला सकती। तो उसी चीज को समझाना चाहती है। अगर हम इतना चीज को लिख दे तो हमें 4 में 4 नंबर देने से कोई विद्वान भी आ जाए ना तो हमें 4 नंबर, 1 नंबर भी नहीं काटेगा। हाँ दोस्तों, और ध्यान रखना कि क्या करें, आप जो मतलब लिखावट दीजिएगा वो एकदम साफ साफ लिखने का प्रयास कीजिएगा। भले ही आप गलती लिखिए, ठीक है, अशुद्धि लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मतलब आपको अशुद्धि लिखने मतलब उतना शुद्ध लिखने नहीं आता है तो आप अशुद्धि लिख दीजिए, चलेगा, लेकिन क्या कीजिए आप साफ साफ लिखे। ठीक है, जो एग्जामिनर होते हैं वो साफ देख करके क्या करते हैं, ज्यादातर उस पर उतना ध्यान केंद्रित नहीं करते, क्योंकि देख लेते हैं कि बच्चे साफ लिखे, यानी स्पष्ट हो रहा है कि बच्चे क्या होंगे, एकदम बढ़िया से याद करके आए होंगे और बढ़िया से पूरा चीज लिखे होंगे, इसीलिए बच्चे साफ साफ लिखते हैं। क्योंकि जो बच्चे को नहीं आता वो घसफसा के लिख देते हैं कि हमें भी समझ में ना आए और उससे भी समझ में ना आए, भले ही हमें नंबर क्या कर दे दे। ठीक है, तो इसके लिए आप साफ साफ लिखिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए अब आगे चले। तो इस प्रकार से अगर आपको व्याख्या दे तो आप क्या करिएगा, उसका व्याख्या कर लीजिएगा। यानी 4 नंबर के लिए व्याख्या दे, 4 नंबर का प्रश्न आता है तो आप इस प्रकार से उसको बताओगे। चलिए हम दूसरा प्रश्न भी इसमें तैयार किए। दूसरा प्रश्न बोलता है वह देखकर ही क्या करना है कुंती, मानक आए तो कुछ, यानी ये सिपाही की माँ जो एकांकी है उसी एकांकी का यह क्या है, पंक्ति है। ठीक है, इसका प्रश्न यानी उत्तर लिखने के लिए हम लोग फिर क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए हाँ एक चीज और बताना हम आपको भूल गया कि जैसे ही आप पाठ में चलोगे, यानी आपको जो सब्जेक्टिव पेपर का जो प्रश्न कॉपी आ गया उसमें क्वेश्चन नंबर देखो, तो सबसे पहले आपको बीच में बनाना है। क्या चीज बनाना है आपको, बीच में, ध्यान दीजिए। अब जब भी को बनाओगे ना तो बीच में बनाइएगा, देखिए ध्यान से, आप बीच में, यानी उत्तर नंबर आप बीच में बनाइएगा। ठीक है, आप जो है उत्तर नंबर बीच में बनाइएगा, कि उत्तर नंबर जो है बीच में बनाइएगा, और बीच में बनाने के बाद, ठीक है, बीच में बनाने के बाद उसके नीचे छोटा सा स्टार लगा करके, देखिए छोटा सा स्टार लगाना है, और छोटा सा स्टार लगाने के बाद क्या कर देना है,
स्पष्टीकरण फिर से अपना लेना, ठीक है। हम स्पष्टीकरण फिर कैसे करेंगे, तो स्पष्टीकरण करने के लिए हम लोग क्या देखें कि सबसे पहले हमको पंक्ति पहचानना होगा। तो यह पंक्ति जो एकांकी का है, कौन सा एकांकी का है भाई, तो सिपाही की माँ का है। तो हमने स्पष्ट कर दिया कि सिपाही की माँ एकांकी की पंक्ति है। फिर उसके बाद लेखक का नाम है, तो भाई जो लिखा है एकांकी उसका कोई ना कोई लेखक हुआ, तो हम लोग लेखक के नाम दे दिए। और लेखक के नाम देने के बाद देखिए यहाँ पर सप्रसंग व्याख्या दिया। इसका अर्थ क्या समझे, इसका अर्थ यही हुआ होगा कि इस पंक्ति जो दिया होगा पक्का बोल रहा होगा कि इस पंक्ति का क्या करना है, सप्रसंग व्याख्या करना। क्या करना है, सप्रसंग व्याख्या। तो हमने यहाँ पर क्या दे दिया, सप्रसंग व्याख्या। और इस सप्रसंग व्याख्या में हम फिर वही चीज अपनाएंगे, यानी प्रस्तुत पंक्ति जो है मोहन राकेश के द्वारा। हाँ, ये दूसरी तरीका होता है। हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते थे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के गद्य खंड सिपाही की मां शीर्षक एकांकी से क्या है, संकलित है। हम ऐसे ही बना सकते थे, लेकिन हम इसकी दूसरी तरीका भी आपको बता दिए ताकि आप वैसे भी बना सकते हो, ठीक है। कैसे बना सकते हो, तो डायरेक्टली लिख सकते हो कि प्रस्तुत पंक्ति जो है मोहन राकेश द्वारा रचित सिपाही की मां शीर्षक एकांकी से संकलित है। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से लेखक जो है इस कहानी की में, ठीक है, लेखक जो है कहानी की नायिका विष्णु से मिलने आए पड़ोसिन कुंती की व्यंग्य प्रस्तुत करती है। यानी जब कहानी जब पढ़ोगे तो उसमें जो होती है कुंती जो होती है ना, जब अपनी पड़ोसिन बिस्नी के घर पे जाती है तो उसकी बेटी जो रहती है यानी मुन्नी जो रहती है वो 14 साल की भेल रहती है। तो कहती है कि देखना हमार बेटी रहल उड़ा धन हो जो 13 साल के रहल तो हम शादी कर दिली हो, तू एक शादी कला ना कर दे, जुआन हो गलो, ठीक है, तू भी एक शादी कर दही। तब जो है वहां पर जो बिस्नी होती है वो व्यंग्य करते हुए कहती है कि देखो आजकल तुम जानबे करते हो कि लोगों के हाथ कितने बड़े हो गए हैं, है ना, शादी विवाह में बहुत खर्चे होते हैं और हम तो बहुत गरीब आदमी है, माना का तब भी उसके लिए क्या किया जा सकता है, कुछ देखा जा सकता है, कुछ सोचा जा सकता है, पैसा वगैरह लाएगा तो इसके लिए घर वगैरह क्या किया जाएगा, देखा जाएगा और उसका शादी करके फिर क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो उस प्रकार से आप इसका क्या कर लीजिएगा, व्याख्या कर लीजिएगा। ये व्याख्या भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 4 में 4 नंबर आपको दे करके जाएंगे अगर आप इसकी तैयारी करके बैठे रहते हैं और बोर्ड में इसकी तैयारी करके जाते हैं। तो पक्का दोस्तों की बहुत इंपॉर्टेंट आ गया तो पक्का है कि 4 में 4 नंबर ये भी देके जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है, फिर आगे चलेंगे तो फिर आगे जो है आपका, चलिए आगे चलते हैं, आगे आएंगे तो प्रश्न संख्या जो होंगे 2, यानी जैसा कि हम लोग व्याख्या करना सीखा उसी 2 पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग दिए ताकि आप घर पे क्या कर सकते हैं, इसका तैयारी कर सकते हैं। आप जो है घर पे इस प्रश्नों को तैयारी जरूर कीजिएगा, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए पहला जो प्रश्न है बोल रहा है कि पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नरकंकाल। जो पहला प्रश्न है बोल रहा है कि पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नरकंकाल, सिंहासन में बैठा उनके तग में कौन लगाता है। बोल रहा है क्या चीज करने के लिए, इसका व्याख्या करने के लिए। क्या करने के लिए बोला है, व्याख्या करने के लिए। तो दोस्तों हम बता दें कि यह जो पंक्ति है वो अधिनायक शीर्षक कविता का, ठीक है, यह अधिनायक शीर्षक कविता का है, रघुवीर सहाय जी जिनको लिखे, ठीक है। तो अधिनायक शीर्षक कविता का आप वहां पर क्या कर लीजिएगा, इसको जो है आप बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए दूसरे प्रश्न में आएंगे तो दूसरे प्रश्न में क्या बोल रहा है, दूसरे प्रश्न में बोल रहा है कि दूसरे प्रश्न में बोल रहा है वैसे धीरे धीरे मैंने अनुभवों से यह जान लिया था कि आवाज ही ऐसे मौके पर मेरा सबसे बड़ा अस्त्र है। इसकी भी क्या बोला है, व्याख्या करने के लिए बोला, क्या बोला है, व्याख्या करने के लिए। तो ये जो है 30 कविता की पंक्ति, 30 जो है कहानी है दोस्तों, आप पढ़ोगे उदय प्रकाश जी का लिखा हुआ है, तो उसमें क्या है व्याख्या दे दिया, यानी उसमें क्या एक पंक्ति है, ठीक है। जब लेखक सपना देखते हैं तो वो क्या होते हैं, बहुत बड़े मतलब उसके सपना में विशाल हाथी और 30 जो होता है जंगल में उसको देखने अचानक से दिखने लगता है और उसको देख करके लेखक भागने लगता है। तो भागते भागते जब वो थक जाता है तो अचानक से क्या कर समझने लगता है कि अब जान बचने का कोई उपाय नहीं है, तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। यानी तब उसने वो अनुभव करते हैं कि क्या करते हैं, यानी जान बचाने के लिए उनकी क्या होती है, आवाज ही ऐसे मौके पर सबसे बड़ा क्या होता है, अस्त्र होता है। तो ये 30 कहानी क्या है दोस्तों, आप इसका भी व्याख्या कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तीसरा जो प्रश्न है, तीसरा प्रश्न जो है दोस्तों, हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज है, अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, यह प्रश्न जो है बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोल क्या रहा है, हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये जो है ये किसमें का होना चाहिए, हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज है। ये शायद मेरे हिसाब से दोस्तों हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज है, अभिप्राय स्पष्ट करना है, ठीक है दोस्तों। इसमें का ये है मल्लेज में क्या है शायद दोस्तों, ठीक है, ये मल्लेज द्वारा हंसते हुए मेरा अकेलापन लिखा गया था, शायद उसी में का पंक्ति दिया गया, ठीक है। हाँ उसी में का पंक्ति होना चाहिए, हम तो केवल समय की आवश्यकता की उपज है, ठीक है। चलिए खैर होगा तो मिस्टेक हो गया होगा, हमें उतना ध्यान नहीं है, अगर ध्यान रहता तो हम आपको बता देते, अगर मिस्टेक हो गया हो तो आप वहां पर देख लीजिएगा, ठीक है। हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज है, हालांकि उम्मीद है कि उसी में क्या पंक्ति होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगर चौथा जो प्रश्न है वो है, चौथा प्रश्न है दोस्तों, चौथा प्रश्न है वो है कि हर वह आदमी जो मेहनत का लोहा है। इसका भी बोल रहा है कि अर्थ स्पष्ट करने के लिए दोस्तों। तो यह जो है दोस्तों, यह जो है आपका तो भाई उसमें क्या है,
प्यारे नन्हे बेटे को, जो कि विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया, तो उस कविता में क्या है, तो इसका भी आप अर्थ स्पष्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब जो है फिर 5 नंबर प्रश्न पे आते हैं। तो 5 नंबर जो प्रश्न है वो बोलता है क्या है कि आशामयी लाल लाल किरणों से अंधकार से चीरता सा मित्र का स्वर्ग एक, जनजन का मित्र एक, यानी यह जो है जनजन के चेहरा का पंक्ति दे दिया है, इसका बोला आपको भावार्थ स्पष्ट करने के लिए। तो गजानन माधव मुक्ति बोध इसको लिखा है, तो आप क्या कर लीजिएगा, इसका भी स्पष्ट कर लीजिएगा, VVI क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए अगला जो है प्रश्न जो है, जादू टूटता इस उषा, यानी उषा कविता का पंक्ति दे दिया और बोला कि इसका व्याख्या कीजिए। दोस्तों इसका व्याख्या कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला जो है 7 नंबर है दोस्तों, कछुक खाद कछु धरनी गिरावती, ये सूरदास के पद का है, यानी दूसरा पद जब पढ़ोगे तो सूरदास के पद का। ठीक है, तो उसमें क्या दे दिया, यानी श्री कृष्ण खाते समय अपने बाल सुलभ मंत्र जो सबको क्या करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, उसी चीज को दे दिया है, तो उसका आपको क्या करना है, व्याख्या कर देना है। ठीक है, तीसरा है यानी 8 नंबर प्रश्न है कि धनी सो पुरुष, यानी ये दे दिया है करबक में का। ठीक है, मलिक मोहम्मद जासी के द्वारा जो लिखा गया करबक, उसमें का पंक्ति है, आप क्या करिएगा, यानी पहला ही गद्य काव्य खंड का पहला ही कविता था करबक, उसी में का ही पंक्ति है। ठीक है, चलिए अगला जो है वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है, ये भी जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप व्याख्या कर लीजिएगा। ये किसमें का होना चाहिए दोस्तों, वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है, ये जो दोस्तों होना चाहिए, ये भी किसमें का होना चाहिए दोस्तों, तो हंसते हुए मेरा अकेलापन में कहीं होना चाहिए, ये भी उसी में का लग रहा है, हाँ उसी में कहीं होगा। ठीक है, हंसते हुए मेरा अकेलापन का ही होगा, और नहीं तो प्रगीत और समाज में का होगा। ठीक है, हाँ प्रगीत और समाज में का ही होना चाहिए। अच्छा दोस्तों, हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज का अभिप्राय है, ये हमें याद नहीं आ रहा कि किसमें का है, और ये जो है वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव जो है एक ही सिक्के के दो पहलू, ये भी तो भाई ये तो है वसुंधरा भोगी मानव की चर्चा किसमें किया गया था भाई, तो प्रगीत और समाज में का, ये पक्का है कि प्रगीत और समाज में का है, जो कि नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये जो है पक्का होगा कि हमको, मेरे हिसाब से ये अभी तकला जो है वो किसमें का है, तो मल्यज में का है, और ये जो है किसमें का है, प्रगीत और समाज में का। ठीक है, मैंने देखा पवन के चीर, ये तो है वो आपका ये जब जो ये रोज कहानी का, ये 4 नंबर जो 10 नंबर प्रश्न ये रोज कहानी का है, जो कि अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया है, तो आप इसका भी व्याख्या कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे आएंगे दोस्तों, तो आगे जो है 3 नंबर प्रश्न होंगे, जैसा कि हम लोग देखा कि 2 नंबर प्रश्न तक तो क्लियर हो गया। अब 3 नंबर प्रश्न होते हैं, तो 3 नंबर प्रश्न जैसे ही आप पेपर में पलटोगे, तो 3 नंबर प्रश्न बोलेगा भाई आप एक आवेदन पत्र हमें लिख करके क्या कर दो, दे दो, हम आपको 5 नंबर देंगे। ठीक है, तो आवेदन पत्र जैसे ही आएगा, तो देखिए आवेदन पत्र 2 प्रकार से होते हैं, एक औपचारिक होंगे और एक अनौपचारिक। तो सबसे पहले हम लोग औपचारिक को देखेंगे। ठीक है, औपचारिक जो आवेदन पत्र होते हैं वो औपचारिक जो आवेदन पत्र होते हैं वो क्या बता रहे हैं, तो औपचारिक आवेदन पत्र होते हैं, औपचारिक जैसे ही पत्र आ गया तो वो बोलेगा कि पक्का है कि उसमें एक शब्द जोड़ देगा जिसका नाम क्या होगा, आवेदन। देखिए औपचारिक मतलब में पक्का आवेदन जोड़ देगा। ठीक है, यानी एक आवेदन पत्र लिखिए। अब ऐसे जो पत्र होते हैं किसके पास लिखे जाते हैं, तो बस डायरेक्ट सवाल आपको दे देगा कि अपने विद्यालय परिसर में क्या करें, अपने प्रधानाध्यापक के पास से क्या कर दीजिए, एक आवेदन पत्र लिख दीजिए, यानी एक अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखिए, या फिर मुखिया महोदय के पास एक आवेदन पत्र लिखिए, यानी जैसा ही आवेदन पत्र जोड़ दे, इसका मतलब आप समझ जाए कि वो क्या है, तो औपचारिक पत्र। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी हम कैसे लिखेंगे उसको जानते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बीच में जो है कॉपी के बीच में क्या करेंगे, प्रश्न संख्या लिखेंगे, यानी उत्तर नंबर, प्रश्न नंबर कितना है, तो 3 नंबर। अब उसमें क्या होगा, दो रहेगा क और ख, तो हम क्या करेंगे 3 नंबर के क भी दे सकते हैं या फिर ख भी दे सकते हैं। तो क में जो होता है औपचारिक होता है। अब हम लोग यहाँ पर क इसीलिए देता है कि आप प्रश्न में इसी प्रकार से क दो, और यहाँ इसका क का अर्थ क्या है दोस्तों, क का अर्थ हो रहा है यानी यहाँ पर 1 नंबर, चूंकि हम लोग यहाँ पर कौन सा प्रश्न देख रहे हैं, 1 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। देखिए इसका क का अर्थ यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अभी इस प्रश्न को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारे कॉपी होंगे उसमें बीच में प्रश्न संख्या और उत्तर नंबर लिख देंगे। ठीक है, और उसके बगल में यानी उसके एक लाइन छोड़ करके सबसे पहले हम एक छोटा सा बक्सा बना लेंगे। ठीक है, उस बक्सा में लिख देंगे मुजफ्फरपुर, यानी जहां पर आपकी परीक्षा भवन है उस परीक्षा भवन का जगह लिख देंगे, और किस तिथि को आप परीक्षा दे रहे हो वो तिथि लिख देंगे। ठीक है, और इसी का जो नीचे वाला छोर होता है यानी ये वाला छोर होता है उसी को छोड़ करके आएंगे और इसी का सीधा लिखेंगे, यानी जड़ी से हटा करके जो चौथाई छोटा लगेगा उस चौथाई के बगल से लिखेंगे सेवा में। ठीक है, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय और प्रधानाध्यापक के पास दिया, तो हम लोग यहाँ पर क्या लगा देंगे, प्रधानाध्यापक लगा देंगे, और प्रधानाध्यापक के पास न देता और मुखिया के पास देता तो हम यहाँ पर क्या लगा लेते,
मुखिया महोदय लगा लेते हैं, ठीक है। अब चलिए प्रधानाध्यापक के पास दिया तो प्रधानाध्यापक कहाँ रहते भाई, तो विद्यालय में रहते, तो पक्का है कि विद्यालय का नाम लिख लेंगे, और विद्यालय का नाम लिखने के साथ साथ वह विद्यालय कहाँ पड़ता है उसका एक स्थान भी लिख देंगे, तो ये क्या होगा, अति उत्तम होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब फिर क्या करेंगे, एक लाइन स्किप करेंगे और एक लाइन छोड़ने के बाद हम विषय देंगे कि हम जो आवेदन पत्र लिख रहे हैं वो किस विषय पर हो रहा है, ठीक है। तो हमारा जो विषय है शौचालय टंकी की सफाई के हेतु है, यानी हमारा शौचालय टंकी सफाई करने के लिए, ठीक है। कहाँ के शौचालय टंकी भैया रे, तो बोला है शौचालय टंकी जो सफाई करना आपने कहाँ का, अपने विद्यालय परिसर का, यानी महाविद्यालय परिसर का। आप जिस महाविद्यालय में पढ़ते हो उसका शौचालय टंकी क्या हो गया है, भर चुका है, तो आप उसका लिखना है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब जो है फिर नीचे तो हम लोग क्या करेंगे, शौचालय में विषय दे देंगे, उसके बाद एक लाइन फिर स्किप करेंगे और महाशय लिख करके बस। महाशय लिखने के बाद इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर समझिए कि सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सविनय निवेदन कहना है कि मैं अपना नाम लिख देंगे आपके महाविद्यालय में, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए सविनय निवेदन कहना है कि मैं, उसके बाद अपना नाम, हमेशा अपना नाम लिखेंगे, और आपके महाविद्यालय में वर्ग 12th का है तो 12th लिख देंगे, और 11th का जो बच्चे होंगे 11th लिख लेंगे। अब कोस्ट में देखिए ध्यान से, आपका बायो भी हो सकता है और मैथ भी हो सकता है, और बायो है तो आप बायो लिख करके इसकी मतलब एक योजक लगा देंगे, और योजक लगाने के बाद फिर आपका जो रोल नंबर होगा यानी क्रमांक होगा, उस क्रमांक को वहां पर क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। छात्र है या फिर छात्रा है वो भी चीज क्या कर लीजिएगा, भर लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। यानी हम एक लाइन में इसको ऐसे बोले क्या होगा, तो सविनय निवेदन कहना है कि मैं फलना कुमार आपके महाविद्यालय में वर्ग 12 पोस्ट में बायो से, रोल नंबर मेरा 26 है, ठीक है, तो बायो 26 का एक छात्र हूँ, ठीक है। इस प्रकार से आप भर लेंगे, ठीक है। और आप जिस विषय पर फिर आए थे, आप जो विषय यानी जो बातें करना चाहते थे उसको आप नीचे से लिख लेंगे। तो महाविद्यालय परिसर की जो शौचालय टंकी है वह पूर्णतः क्या हो चुकी है, भर चुकी है, जिससे हम सभी छात्र छात्राओं को क्या करना है, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अतः श्रीमान से आग्रह है कि उपयुक्त बातों पर ध्यान देकर जल्द से जल्द शौचालय टंकी की सफाई करवाने का क्या करें, प्रयास करें। इसके लिए हम सभी छात्र छात्राएं आपका क्या रहेंगे, सदा आभारी रहेंगे। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, लिख लेंगे रहूंगा या फिर रहूंगी, यानी लड़का होंगे तो रहूंगा लगाएगा, लड़की हुई तो रहूंगी लगाएंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर एक लाइन क्या कर देते हैं हम लोग, स्किप कर देते हैं, यानी एक लाइन फिर से छोड़ देंगे, और एक लाइन छोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, आपका आज्ञाकारी छात्र या फिर छात्र लगा लेंगे, अपना नाम लिख लेंगे, और नीचे से वर्ग रोल नंबर फिर जो चीज यहाँ पर लिखे थे वही चीज यहाँ पर फिर क्या करेंगे, लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, एक औपचारिक पत्र क्या हो जाएगा दोस्तों, तैयार हो जाएगा। अब देखिए इस औपचारिक पत्र से हम लोग क्या करेंगे, औपचारिक जो पत्र होते हैं, आवेदन पत्र होते हैं, उससे कुछ 4 प्रमुख प्रश्न है जो क्या करेंगे, आपके बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं, और इस बार भी 100% गारंटी है कि इसी में से क्या होगा, कोई एक प्रश्न रहेगा, ठीक है। तो इस चारों प्रश्न का आप तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें जो पहला प्रश्न दोस्तों बोलता है कि परीक्षा शुल्क माफ करने के लिए अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिख लिए, तो दोस्तों आप उसी प्रकार से लिख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा जो होगा, विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र के लिए आप प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखिएगा। तीसरा है, नया पासबुक लेने के लिए शाखा प्रबंधक के पास लिखना है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रधानाध्यापक था तो यहाँ पर श्रीमान प्रधानाध्यापक की जगह शाखा प्रबंधक महोदय हो जाएगा, ठीक है। यानी जो शाखा प्रबंधक के पास पूछा तो वही उसी का नाम भर देंगे, ठीक है। चलिए मोहल्ले की सड़क पर जल जमाव की शिकायत करनी है तो नगर पालिका है, यानी अब नगर पालिका वाला लिखेंगे तो यहाँ पर प्रधानाध्यापक की जगह क्या देना होगा, नगर पालिका देना होगा। और नगर पालिका यानी विद्यालय में तो नहीं रहती है भाई, जहाँ रहती है उसका नाम देना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो शाखा प्रबंधक है तो भाई बैंक का पता यहाँ पर देना पड़ता है, यानी जहाँ पर जो विद्यालय का नाम है और शाखा प्रबंधक के लिए लिखना होता है तो यहाँ पर किसका नाम देना पड़ता है, बैंक का, यानी किस बैंक के आप शाखा प्रबंधक के पास लिख रहे हैं वो चीज देना पड़ता। तो इस प्रकार से दोस्तों आप क्या करिएगा, औपचारिक पत्र क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। चलिए अब औपचारिक पत्र के बाद चलेंगे तो हम लोग आएगा अनौपचारिक पत्र। देखिए अब जो अनौपचारिक पत्र होते हैं ये भी भाई को पूछा जाता है, यानी एक औपचारिक लिख लो या फिर एक अनौपचारिक लिख लो, दोनों में से कोई एक लिख लो। आपको क्या है, दोनों में से पक्का है कि एक प्रश्न आप लिख लीजिए तो 5 नंबर मिल जाएगा। तो आप जो औपचारिक सीख लीजिए, अनौपचारिक सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि ये प्रश्न भी बहुत हल्के होते हैं, पत्र लिखना है तो कोई भारी तो है नहीं, लेकिन बच्चे कहते हैं कि हमें जो औपचारिक मतलब हल्का लगता है और अनौपचारिक भारी लगता है। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले इसमें भी उत्तर नंबर बनाएंगे। 3 का मान लीजिए ख नंबर प्रश्न रहेगा, अर्थात हमारे हिसाब से ये वाला प्रश्न है, ठीक है, ये वाला प्रश्न है तो यहाँ पर हम उसका नंबर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यानी यहाँ पर उस प्रश्न का हम नंबर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इस प्रश्न को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो ऐसे प्रश्न देंगे तो फिर उसी प्रकार से क्या करेंगे, एक बक्सा बना लेंगे। और बक्सा बनाने के बाद देखिए, अब बक्सा बनाने के बाद इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ चीज़ों को देखना पड़ता है। अगर मान के चलिए हमें किसी बड़े आदमी के पास लिखना है, माता पिता के पास लिखना है, या फिर मित्र के पास लिखना है, या फिर छोटे के पास लिखना पड़ता है, तो उस पत्र की प्रारंभ कैसे करते हैं और उस पत्र का हम फिर अंत कैसे करते हैं, या फिर उसमें फिर हम आदर कैसे करते हैं। जब आप लोग पढ़े होइएगा तो आपके शिक्षक क्या होंगे, आपको पढ़ाए होंगे, तो आप उस प्रकार से भर लीजिएगा। हम यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा
आते, इसीलिए हम जो है थोड़ा शॉर्टकट बताते हुए चलते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसको लिए बनाने के लिए सबसे पहले हम मित्र के पास लेंगे, तो मेरे प्रिय मित्र, और उसके आगे मित्र का क्या कर देंगे, नाम लिख देंगे। अब मित्र है, देखिए मित्र है, तो देखिए आप एक तरह से देखा जाए तो आप कॉल पर बात कर रहे हैं, यानी फोन पर बात कर रहे हैं, लेकिन फोन पर बात करते हैं तो क्या करते हैं, आप किसी को कॉल करते तो गोर लाग लेते हैं, लेकिन मित्र को तो आप गोर नहीं लगते हैं। अगर कोई छोटा आदमी आपसे बात कर रहा था, फिर वो आपको गोर लाग लेता है, तो आप उसको आशीर्वाद देते हैं। तो उसी भावना को यहाँ पर हम छोटे के लिए क्या लिख देते हैं, प्रिय अनुज, उसका नाम लिख देते हैं और नीचे से शुभ आशीर्वाद देते हैं, यानी उसको आशीर्वाद देना पड़ता है। लेकिन यहाँ मित्र है, ये तो मान लीजिए ना गोर लागेगा और ना ही गोर हम उसको क्या करेंगे, लागेंगे। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, सादर प्रणाम, यानी आदर सहित तुमको क्या है, प्रणाम है। तो भी भाई सादर प्रणाम, इसका अर्थ हो गया क्या कि सादर सहित हमने प्रणाम दिया, तुम प्रणाम किया तो हम भी तुमको क्या कर दिए, प्रणाम कर दिए, ठीक है। और पहला चीज होता है इसमें, ऐसे पत्रों को लिखने के लिए सबसे पहला पंक्ति देना होगा, मैं मित्र या जिसके पास लिखे उसका नाम पहले जोड़ दीजिए, और मैं यहाँ कुशल मंगल हूँ ये चीज दे दीजिए, और इसके बाद फिर जोड़िए कि और मैं आशा करता हूँ कि जिसके पास लिख रहे आप भी वहां क्या होंगे, कुशल मंगल होंगे, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि आप भी वहां क्या होंगे, कुशल मंगल होंगे, ठीक है। और उसके बाद जो भी विषय पर आपको लिखना था या फिर जो भी चीज आपको बताना हो वो चीज क्या कर दीजिए, बता दीजिए। और फिर इस पत्र, जब ऐसे पत्र का समापन करेंगे तो फिर अंत में इतना चीज क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। यानी कहाँ से, तो और मैं विशेष क्या कहूँ मित्र, या जिसके पास लिख रहे हैं वो उसका नाम दे दीजिएगा, बाकी बातें मिलने पर होंगी, है ना। तुम अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कह दीजिएगा। अगर अपने भाई के पास लिख रहे हैं तो फिर माता पिता को तो प्रणाम करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आप तो माता पिता के पास होंगे। या फिर आपके माता पिता बाहर होंगे तो फिर भैया को बोलिएगा कि भैया माता पिता को मेरा प्रणाम कह दीजिएगा, है ना। तुम्हारा प्रिय मित्र, एक लाइन स्ट्रिक करके जैसे वहां पर लिखते थे आपका आज्ञाकारी छात्र छात्रा, यहाँ पर लिख देंगे तुम्हारा प्रिय मित्र या फिर तुम्हारा प्रिय अग्रज। अगर हम किसके पास लिख रहे हैं, और छोटे के लिए लिखेंगे तो तुम्हारा प्रिय अग्रज लिख देंगे, ठीक है। पिता के लिए लिखेंगे तो आपका प्रिय पुत्र लिख देंगे, माता के लिए लिखेंगे तो आपका प्रिय पुत्र ही लिख देंगे, ठीक है, या फिर पुत्री लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इस प्रकार के पत्रों को क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसमें भी कुछ प्रमुख प्रश्न है। जैसे पहला जो है, जन्मदिन की बधाई देते हुए अपनी छोटी भाई या फिर बहन को क्या करना, एक पत्र लिखना है। यानी भाई के लिए भी आ सकता है और बहन के लिए भी आ सकता है, तो आप दोनों में से कोई एक प्रश्न को क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। और छात्रावास में रहते हुए आप अपने पिता के लिए, पिता को एक पत्र लिखिए, यानी आप जिस छात्रावास में रह रहे हैं वह छात्रावास कैसा है उसका वर्णन करके आप किसको पत्र लिखिए, एक पिता को पत्र लिखिए। तो आप इसको बना लीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चलते आगे, चलिए अब चौथा प्रश्न में चलोगे आपके, मतलब जो क्या चलोगे आप किताब में, यानी प्रश्न सब्जेक्टिव वाले पेपर में। तो जो चौथा प्रश्न होते हैं वो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं दोस्तों। कैसा प्रश्न होते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, ठीक है। उसमें से क्या होता है, लघु उत्तरीय प्रश्न में से, ठीक है, उस लघु उत्तरीय प्रश्न में से आपको क्या करता है कि निम्नलिखित में से किसी 5 प्रश्नों का उत्तर दे यथासंभव अपने शब्दों में, यानी 18 से लेकर के 30 शब्दों में, और ज्यादा से ज्यादा 38 शब्द से 40 शब्द तक आप दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आप कितने दे दीजिए, लेकिन कम से कम क्या होना चाहिए, 18 से 20 शब्द होने चाहिए, ठीक है। चलिए, तो इसमें से क्या होगा कि 10 प्रश्नों का, जिसमें से 5 प्रश्न होते हैं वो आपके पद्य खंड से, यानी बोला है तो कविता से, और 5 प्रश्न जो होते हैं आपके कहाँ से होते हैं, तो वो कहानी से होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पद्य खंड से क्या प्रश्न देखते हैं, 10 को प्रश्न देखेंगे। और ये इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि अगर आप इसको देख लेना तो इससे बाहर एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएगा। लिख कर ले लीजिए, 100% हम गारंटी देते हैं। अगर इससे बाहर एक भी प्रश्न आ जाए तो फिर आप हमें बताइए, ऐसी संभावना ही नहीं होगी कि इससे बाहर प्रश्न आएंगे। और जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे उसका दिल कभी नहीं दुखाएंगे हम, क्योंकि हम जो है बड़ी उम्मीद से, चूंकि हम बहुत मतलब 2018, 19, 20, 21, 22, 23 और 24, ये 24 तक अभी हम पढ़ा करके हमारे पास इतना अनुभव हो गया है दोस्तों कि हम जो है गेस करते हैं, हर साल गेस करते हैं, और हर साल का गेस जो है लगभग हमारे एग्जाम में टकराते हैं। हाँ, हमारी जो गेस की जाती है उसमें खाली एक निबंध जो होते हैं ना वो नहीं टकराते हैं। यानी जो निबंध है वो किसी मुद्दा पर बना लेते हैं, लेकिन निबंध लिखने का तरीका हमने आपको बता दिया ना दोस्तों, तो निबंध नहीं टकराएगा, यानी 8 नंबर नहीं टकराएगा, लेकिन 42 नंबर है दोस्तों, पक्का क्या होगा, टकराएगा तो टकराएगा, ठीक है। तो चलिए खैर, वीडियो में बने रहिए, आप देखते रहिए। पहला जो प्रश्न होंगे, पहला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पद्य खंड से। पहला है, श्री कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा। दूसरा, तुलसी सीता से कैसी सहायता मांगते हैं, ये भी याद कर लीजिएगा। तीसरा, शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप मॉडल पेपर उठाकर देखेंगे तो 20 में पूछा हुआ है, 21 में पूछा हुआ है, और शायद 22 में भी पूछा हुआ है। ये लगातार देखिए 3 बार ये प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसी प्रकार से चौथा, 5वां प्रश्न जो है दोस्तों, ये ध्यान रखिए, चौथा प्रश्न और 5वां प्रश्न। चौथा प्रश्न जो कहता है, छत्रसाल की तलवार कैसी है, वर्णन कीजिए। 5वां प्रश्न जो है, हृदय की बात का क्या कार्य है। छठा, कवयित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है। उषा का जादू कैसा है। दानव दुरात्मा से कवि का क्या अभिप्राय है।
अधिनायक कौन है, उसकी क्या पहचान है, और आवाज की रोशनी या रोशनी का आवाज का क्या तात्पर्य। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी को याद करो चाहे नहीं, लेकिन ये 10 नंबर प्रश्न को पक्का याद कर लीजिएगा। चलिए उसी प्रकार 2 प्रश्न अब और आपको दे दिए, यानी पद्य खंड से टोटल 12 प्रश्न है। इसको आप और पढ़ लेते हैं तो फिर इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएंगे। लिख करके लीजिए, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए तो 11 नंबर और 12 नंबर प्रश्न जो है, चातकी किसके लिए तरसती है, बस तुमुल कुलाहल कलह का ये क्वेश्चन है, और बरसात को सरस करने का अभिप्राय क्या है, इसमें वही भी तुमुल कुलाहल कलह में से यह भी प्रश्न को लिया गया, ठीक है। चलिए अब उसी प्रकार से आ जाएंगे तो फिर दोस्तों हो जाएगा आपका गद्य यानी गद्य खंड। पद्य खंड तो हो गया, अब दूसरा जो हो जाएगा आपका गद्य खंड। तो भाई गद्य खंड से भी क्या होता है, 5 को प्रश्न होता है, यानी 2 नंबरिया क्या हो रहता है, 5 को। तो उसमें से जो 5 प्रश्न होते हैं, यानी उसमें से भी 10 प्रश्न रहेंगे, यानी टोटल 5 प्रश्न 10 प्रश्न जो होते हैं ना, उसमें से 5 को होते हैं पद्य खंड से और 5 को होते हैं गद्य खंड से। तो 5 को जो पद्य खंड से उसमें से तो हम लोग देख लिए, अब 5 को हम लोग गद्य खंड जो है उसके लिए कुछ प्रमुख क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो उसमें से जो पहला क्वेश्चन है, लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। ये भी प्रश्न कितने वर्षों 16, 17 या 18, 19, 20 में देखिए, 22 में देखिए पूछा गया है, ठीक है। भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बता दें आपको कि बुद्ध ने आनंद से क्या कहा था, लिख लीजिए, ये 2024 में पक्का आएगा, लिख लीजिए 100% ये क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन 2024 के बोर्ड परीक्षा में पक्का रहेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन रहेगा या फिर ये रहेगा, ठीक है, ये दोनों में से पक्का की है एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। गैगरीन क्या है, ये भी प्रमुख क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से आगे चल रहे दोस्तों। चलिए अब कुछ प्रमुख क्वेश्चन, यानी जिस प्रकार से हम लोग काव्य खंड से देखे उसी प्रकार से गद्य खंड से जो है कुछ प्रमुख लघु उत्तरीय प्रश्न है। विद्यार्थियों को राजनीति में भाग क्यों नहीं लेना चाहिए, ये एक पत्र और एक लेख में क्या है। भगत सिंह ने अपनी मृत्यु के लिए किस समय की इच्छा व्यक्त की है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको तैयारी करके ही जाइएगा, ठीक है। धांगल शब्द का क्या अर्थ है, विष्णु मानक की माँ है, उसमें एक सिपाही की माँ को देखा जा सकता है कैसे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कला के लिए सिद्धांत क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। घर पहुंचने के बाद लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि को देखकर उनकी माता क्यों रो जाती है, वाह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों जो है इस बार पक्का क्या होगा, आएगा एग्जाम में, लिख लीजिए 2024 में ये भी प्रश्न आने वाला है। यानी 2 प्रश्न तो अभी फिक्स हो गया, ये 2 प्रश्न फिक्स है कि आएगा तो आएगा, और बाद बाकी जो प्रश्न होगा इसी में से आएगा, इसके बाहर आएगा ही नहीं, ठीक है। इसी ही में से रहेगा, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं रहेंगे, ठीक है। चलिए तो इसमें भी टोटल कितने प्रश्न दिए हुआ, तो ये टोटल 14 प्रश्न, इसमें क्या है 12 प्रश्न, उसमें क्या है, यानी आप गद्य खंड या पद्य खंड में से कोई एक चीज का तैयारी कर लीजिए। दोनों क्या हो सकता है, एक भी क्वेश्चन इसमें से मतलब एक भी क्वेश्चन जो है इससे बाहर नहीं आएगा, ये लिख लीजिए। बार बार कहते इससे बाहर नहीं आएगा, तो आपको हम बार बार कह रहे हैं कि आप इस चीज को तैयारी करके जाइएगा, नहीं तो बाद में बहुत पछताना पड़ जाएगा, ठीक है। चलिए अब 5वां क्वेश्चन में चलेंगे, यानी आपके पेपर जब पढ़ोगे तो पेपर जब पलटोगे तो पेपर में 5 नंबर क्वेश्चन आएगा। 5 नंबर क्वेश्चन जो रहेगा पेपर का वह यही क्वेश्चन रहेगा, क्या रहेगा, तो बोलेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भाई जी इसका व्याख्या करके तो नहीं हमें समझाइए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न व्याख्या करें या फिर सारांश दे। अब देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न व्याख्या करना हमने आपको इसीलिए लिखा क्योंकि वहां पर जो 4 अंक के जो प्रश्न होते थे जिसका पंक्ति दे देता था तो उसका भी तो व्याख्या ही करना होता था, लेकिन वो जो प्रश्न होते थे वो 4 अंक के होते थे और दीर्घ उत्तरीय में आता, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया है, दीर्घ उत्तरीय लिख दिया, ठीक है। इसका अर्थ ये हुआ कि व्याख्या वाला प्रश्न है वो दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न होता है, यहाँ पर उसको इस तरीका से नहीं बनाना है, यानी इसको स्पष्टीकरण विधि से नहीं बनाना, ठीक है। चलिए तो अब दोस्तों सवाल आता है कि चलिए और हमसे पूछ दिया कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिसका सारांश लिखने या फिर भावार्थ लिखे, तो ये तो 5 अंक के प्रश्न होते हैं, तो इसको हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए हमने एक टाइप आपको बताया कि मान लीजिए कि अगर आपसे पूछ रहा है कि आपका पहला जो कविता है वो कविता है मान लीजिए करवक है, तो उसमें का 3 तरह से प्रश्न बन सकते हैं, यानी एक कविता से 3 तरह के प्रश्न बना सकते हैं कि जैसी रचित करवक का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। पहला नंबर चीज है कि यानी जो जैसी के द्वारा जो करवक रचा गया उसका केंद्रीय भाव क्या है वो चीज, यानी उस पूरा कविता का भावार्थ लिख दीजिए, वही चीज हो गया, ठीक है। दूसरा है जैसी रचित प्रथम पद, यानी प्रथम पद नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर पद की जगह करवक हुआ, पद मिस्टेक से लिखा गया था। और हाँ दोस्तों कुछ शब्द क्या है कि अशुद्धि है, जैसे यहाँ पर देखिए चरण है, ठीक है, जो शब्द अशुद्धि है तो उसके हम लोग क्या किए कि उसके नीचे हम अंडरलाइन कर दिए ताकि उस शब्द का आप ध्यान दे दीजिएगा। और हमसे थोड़ा हड़बड़ी में लिखने के कारण क्या हो गया, हमसे थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो उस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और उसको आप सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। उसमें उसके लिए कोई दिक्कत नहीं लीजिएगा दोस्तों, छोटी छोटी चीज है इस पर आप ध्यान दीजिएगा, लेकिन ठीक है। चलो और इसमें एक यानी पहले प्रश्न जो है उसमें का एक प्रश्न ये भी बन सकते हैं कि जैसे रचित द्वितीय करवक का भावार्थ लिखिए, ठीक है। तो यानी एक पद से कितने, मतलब मान लीजिए कि आपका एक कविता हमने देखा करवक, तो उससे कितने प्रकार के प्रश्न बने, 3 प्रकार के। पहला जैसी रचित करवक का केंद्रीय भाव लिखिए, या फिर जैसी रचित प्रथम करवक का भावार्थ लिखिए, या फिर दूसरे करवक का भावार्थ लिखिए, तो ठीक है। तो हम आपको समझाए उसी प्रकार से हम इसको बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमने लिखा क्या, उत्तर नंबर बीच में लिख दिया और उत्तर नंबर
5 नंबर, चूंकि ये 5 नंबर प्रश्न आते हैं ना, यानी 5 नंबर प्रश्न में आपका होता है 5 नंबर या क्वेश्चन। तो 5 नंबर का हम लोग मान लीजिए क वाला ही क्वेश्चन है, मान लीजिए क में आ गया 5 नंबर के क, यानी बोला जाए तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कितना देखे हैं, ये ए की बी, यानी हम लोग बी बना रहे हैं। यानी मान लीजिए आपके पेपर में 5 के क में रहेगा, तो हमको क ख ग घ यानी 5 लिख क्या क्वेश्चन में क ख ग घ जो होगा उसको जिसका उत्तर देंगे वो चीज लिखना पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे चलिए अब आगे चलेंगे। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, फिर इसको हम लोग देखते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, और 5 नंबर या व्याख्या सारांश वाला आ जाए तो सबसे पहले उसके लिए हम लोग क्या एक टॉपिक बनाते हैं जिसका नाम होता है प्रसंग। जो काम हम वहाँ स्पष्टीकरण करते थे पंक्ति का, वो चीज हम यहाँ करेंगे प्रसंग में, ठीक है। लेकिन प्रसंग में करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर उस पंक्ति होता था कोई ना कोई कवि कविता के द्वारा हम लिखते थे, कवि कविता लिखते थे, तो वैसा यहाँ पर कुछ नहीं होगा। यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग क्या करते थे कि वहाँ जो हम लोग अर्थ लिख करके या फिर व्याख्या लिख करके या फिर मर्म लिख करके जो बातें लिखते थे वो बात हम डायरेक्टली यहाँ पर क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो जैसा कि पहला करवक है, ठीक है। तो हमने लिखा है कि निर्गुण भक्ति धारा के प्रेम मार्गी शाखा के कवि मलिक मोहम्मद जासी द्वारा रचित प्रथम करवक जो है पद्मावत के प्रारंभिक छंद से संकलित है, ठीक है। यानी कोई भी कहानी का सारांश बोल रहा है या फिर कोई भी कविता का सारांश बोल रहा है, यानी ठीक है, तो वह जो कविता होगा या फिर वो कहानी होगा वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई पुस्तक से लिया गया होगा। तो वही चीज हमने लिखा। तो मान लीजिए हमको सूरदास वाला दे देता, तो हम लिख देते कि क्या लिख देते कि प्रस्तुत पद जो है सूरदास के द्वारा रचित सूरसागर से क्या था, संकलित था, तो हम सूरसागर लिख लेते। यानी वो जिस पुस्तक से लिया गया उस पुस्तक को इसमें क्या कर देना है, जोड़ देना है। जैसा कि हम लोग व्याख्या करते थे 4 नंबर वालों के लिए, तो जिस पंक्ति जो होता था वो जिस पुस्तक से लिया रहता था उस पुस्तक, जैसे दिगंत भाग 2 से लिया गया तो दिगंत भाग 2 का स्पष्टीकरण में देते थे। और यहाँ पर जो एक कविता ही पूछ रहा है तो यह भी कविता तो भाई किसी न किसी पुस्तक से लिया गया होगा, तो हम उस पुस्तक का नाम जोड़ देंगे और उसके कौन कवि है यानी उसका कवि तो ऊपर ही हम लोग लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। और कहाँ से लिया गया उसको हम जोड़ देंगे, उसका लिखेंगे कि जिस प्रकार से वहाँ लिखते थे कि इस पंक्ति के माध्यम से कब इस चीज को बताना चाहते हैं, तो वही बात यहाँ पर भी लिखेंगे कि इस करवक के माध्यम प्रथम करवक हो गया या फिर इस पद के माध्यम से या फिर इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ये चीजों को बताना चाहते हैं। और क्या चीज बताना चाहते हैं तो देख लीजिए। तो तब जो जासी रची जब आप प्रथम पद पर होगे, जासी रची जब आप प्रथम करवक पढ़िएगा तो उसमें जासी का क्या होता है, पूरा रूप जो रूप होता है उसमें चेचक हो जाता है, जिसके कारण उसका बाईं आंख और बाईं कान क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो जब खराब हो जाता है तो जासी ने क्या किया, अपने प्रथम पद में, हम प्रथम पद क्या लिख रहे हैं ना, जासी ने अपने प्रथम पद में क्या किया है, रूप की महत्ता न दे करके गुण की महत्ता दिया। किसकी महत्ता दिया है, गुण की। यानी उन्होंने अपने आप की तुलना जो चंद्रमा से किया है कि जिस प्रकार से प्रकृति ने चंद्रमा को अनोखी बनाया लेकिन उसमें दाग धब्बे छुपा दिए हैं, दाग धब्बे छोड़ दिए। यानी चंद्रमा जब प्रकाशित होती है देखिए उसमें काला काला धब्बे दिखाई देते हैं, ठीक है। तो चंद्रमा में जिस प्रकार से दाग धब्बे होते हैं ठीक उसी प्रकार से प्रकृति ने हमें इस संसार में अवतरित किया है, यानी हमें इस संसार में बनाया है, ठीक है। हम अपने क्या करते हैं, एक आंख से होते हुए भी, एक कान से होते हुए, रूपहीन होते हुए भी अपना यश इस संसार में प्राप्त कर लिया है। तो यहाँ पर हमारी रूप की महत्ता नहीं हुई बल्कि हमारी गुण की महत्ता हुई, ठीक है। तो यानी पहले करवक में जो चीज को बताया हम उस चीज को आपको साफ साफ लिख दिए हैं। इसको आप एक बार क्या कर लीजिएगा, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा और इसको एक बार लिख लीजिएगा। 100% VVI है, इसको आप तैयारी करके ही जाइएगा बोर्ड एग्जाम में दोस्तों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग आगे चलते, ठीक है। आगे चलेंगे तो दूसरा प्रश्न उसी प्रकार से मान लीजिए कि आपको और बोर्ड एग्जाम में दे दिया जाए कि चलिए आप हमें बताइए, आप और ऊपर में सीख गए तो आप हमें बताइए कि उषा शीर्षक कविता का सारांश प्रस्तुत कीजिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उत्तर नंबर 20 में लिखेंगे, यानी उत्तर नंबर यहाँ पर बनाएंगे और उत्तर नंबर बनाने के बाद क्या लिख देंगे, प्रसंग लिख देंगे। ये 5 नंबरिया प्रश्न है और 5 नंबरिया आएंगे तो उसमें प्रसंग लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है। और वैसे वही बात करेंगे जो उसमें किए तो वही बात हम इसमें भी करेंगे कि उषा जो है आधुनिक काल के प्रसिद्ध कवि शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया है और यह एक बहुत ही सुंदर सी कविता है, ठीक है। और इस कविता में कवि क्या चीज बता उस चीज को हमने क्या कर दिया, लिख दिया। उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। और उसके बाद जहां पर हमारा फुल स्टॉप खत्म हो जाए उसी के नीचे से अगर सारांश पूछे तो सारांश लिख देंगे, भावार्थ पूछे तो यहाँ पर क्या लिख देते, भावार्थ लिख देते। जैसा कि हम लोग ऊपर में देखे, देखिए ऊपर में हम भी यही चीज देखे थे। हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा था, भावार्थ लिखिए। तो हम लोग क्या करते कहते हैं क्या, उसके जस्ट नीचे से भावार्थ लिख देते ना, जस्ट नीचे से देखिए भावार्थ लिख देते, ठीक है। जस्ट नीचे से ये देखिए भावार्थ लिख दिए थे, ये देखिए भावार्थ है, ठीक है। तो जस्ट नीचे से भावार्थ लिख दिए थे। उसी प्रकार से क्या करना है, या देखिए यहाँ पर जैसे ही कहते हैं कि बात जैसे ही खत्म हुआ वर्णन करते हैं, क्वेश्चन में पूछा सारांश तो उसके नीचे से क्या लिख दिए, सारांश, और सारांश लिख के हमने क्या कर दिया, उसमें अपना आंसर लिख दिया, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप इस प्रश्न को ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था हम उसको खुद लिख दिए ताकि बच्चे क्या करें, इस प्रश्न को ध्यान रखें, उससे उसका और मान लीजिए जवाब नहीं बनता है तो आप क्या कर लीजिए, इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है, दोनों चीज को। चलिए अब इससे प्रमुख यानी अब आपके एग्जाम में जो कुछ महत्वपूर्ण जो है क्या है, महत्वपूर्ण सारांश होता है या फिर कहानी का सारांश हो या फिर पद्य
का सारांश हो। तो वो दोनों हम कुछ प्रमुख रूप से 6 प्रश्न दिए। कितने प्रश्न दिए? 6 नहीं, सॉरी दोस्तों, 7 प्रश्न है। अगर आप इस 7 प्रश्नों का तैयारी कर लेते हैं तो फिर आपका जो 15 नंबर बल्ले बल्ले, यानी बोला है तो 15/15, यानी 15 नंबर आपका फिक्स हो गया। यानी 15 नंबर का जो आपका 95वां प्रश्न पूछेगा 3 गो, उसके लिए जो आपको कोई टेंशन नहीं होगा, आंख मूंद के निश्चिंत होकर जाएगा दोस्तों, इससे बाहर आएगा ही नहीं। यानी ये 7 गो है ना, यानी इस 7 गो का, यानी इस 7 गो का सारांश आप तैयारी कर लेते हैं, इस 7 गो के बारे में आप जान लेते हैं, तो इससे बाहर आपके एक भी प्रश्न नहीं आएंगे। अगर दोस्तों आप, चूंकि आप तो साल भर में पढ़ेंगे ना, और इसका सवाल जवाब आपसे न बने, इसका सारांश आपसे न लिखा पाए, तो फिर वैसी स्थिति में आप क्या कीजिएगा, हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, हम जो है, या फिर आप अपना नंबर दीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर दीजिएगा, हम जो उसका सारांश होगा हम आपके डायरेक्टली व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे, ठीक है। या फिर हम उसके लिए फिर अलग से वीडियो बना लेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो हम समय को विलंब ना करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए फिर आगे चलेंगे। तो आपके जो पेपर का लास्ट प्रश्न होगा, जो लास्ट प्रश्न था लास्ट, वो बोलता है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय, एक गद्यांश का क्या कीजिए, संक्षेपण कीजिए, ठीक है। तो संक्षेपण करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए, संक्षेपण करने के लिए पहले हम सीखते हैं कि संक्षेपण क्या होता है। संक्षेपण करने के लिए हमें एक विधि अपनाना पड़ता है जिसका नाम होता है संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण क्या होता है, यानी कोई बड़ा से बड़ा सा, जैसे एक बहुत बड़ा ये क्या है, गद्यांश है, ठीक है। तो अगर बड़ा से बड़ा कोई गद्यांश दे दे, तो उस गद्यांश को सबसे पहले क्या करना है, हमें पढ़ना है। सबसे पहले उस गद्यांश को क्या करना है, पढ़ना है। और पढ़ने के बाद उसके बाद उसमें शब्दों की गिनती करना है, यानी टोटल शब्द क्या है, जैसे देखो, का, के, की, नहीं, नहीं, फलना चिल्ला, है, ही, था, थे, थी, जितना चीजें रहे सबको क्या कर लेंगे, गिनती कर लेंगे। टोटल क्या कर लेंगे, गिनती कर लेंगे। और गिन करके कुल शब्द जो आएगा उसको ऊपर लिख देंगे। कितना, मान लीजिए हमारे कुल शब्द कितना है, 33, और हम उसमें भाग कितना से देंगे, तो हमारे पास कितना शब्द बचा, 11 गो। यानी जो हम संक्षेपण करेंगे कितने शब्दों में करेंगे, 11 शब्दों में करेंगे, ठीक है। तो संक्षेपण बराबर क्या होता है, कुल, इसको उल्टा करेंगे, यानी इसको रिवर्स करके हम लोग समझेंगे, ठीक है। यानी संक्षेपण बराबर क्या होता है, कुल शब्द बटा 3, और कुल शब्द में भाग दे, 3 से भाग दीजिए, तो जितना शब्द आएगा उतना ही शब्द में उसका संक्षेपीकरण होगा, यानी उसका आंसर लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग 2 तरीका अपनाते हैं, ठीक है। अब संक्षेपीकरण जो करते हैं हम लोग, संक्षेपीकरण जो करेंगे, संक्षेपीकरण के भी 2 तरीका होते हैं, ठीक है। पहला तरीका तो दोस्तों ये देखिए, प्रश्न जो होते हैं, प्रश्न ये है, ठीक है। और इसका टाइप जो है, पहला टाइप आपको दिखाते हैं। पहला टाइप जो आपका ये देखिए, पहला टाइप प्रश्न, पहला टाइप ये है। पहला टाइप में हम लोग क्या करेंगे, देखिए, पहली टाइप जो है उसमें हम लोग करेंगे कि उत्तर नंबर 6 नंबर प्रश्न का क या फिर ख, उस दोनों में से कोई एक क्यों बनाना होगा। तो हम मान लीजिए क, यानी बोला जाए तो 1 नंबर प्रश्न है, हमने 1 नंबर दे दिया, ठीक है। ये देखो, ये 1 नंबर प्रश्न है, तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया ताकि तुम क्या हो जाओ, समझ जाओ, ठीक है। और आपके बोर्ड एग्जाम में यही चीज को आपको बोर्ड एग्जाम में क्या लिख के दे देगा, क लिख करके दे देगा कि बच्चा बताइए ये आपका क है या फिर ख है। तो आप दोनों में से कोई एक लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो सबसे पहला चीज होगा, वहां पर हमको क्या देना होगा, शीर्षक देना होगा। यानी सबसे पहला चीज, पहला टाइप में हम क्या कर सकते हैं, हम इस तरीका से भी बना सकते हैं और दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो उत्तर नंबर देने के बाद नीचे एक लाइन छोड़कर स्टार एक छोटा सा बना लेंगे, और स्टार बनाने के बाद क्या करेंगे, हम शीर्षक दे देंगे। और शीर्षक में क्या होगा, जिस विषय के बारे में हमको दिया रहेगा उस विषय का नाम हम क्या कर देंगे, यानी जिस विषय के बारे में रहेगा हम उसको वहां पर लिख देंगे उसके शीर्षक में, और उसको फुल स्टॉप दे देंगे। इतना काम करेंगे दोस्तों तो हमारा क्या होगा, 2 नंबर मिल जाएगा। यानी शीर्षक देना हमारे लिए कितने बात हो गई, 2 नंबर की बात हो गई। अब 2 नंबर की बात हो गई, 4 नंबर में 2 नंबर शीर्षक देता है, बताइए एक छोटा सा शब्द जो कितने नंबर देता है, 2 नंबर देके चला जाएगा। और 2 नंबर के लिए फिर हमको क्या करना होगा, एक शीर्षक संक्षेपण करना होगा। तो फिर संक्षेपण करने के लिए क्या करेंगे, शीर्षक देने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन स्किप करेंगे, और एक लाइन स्किप करने के बाद क्या करेंगे, फिर एक लाइन स्किप कर दी, और एक लाइन स्किप करने के बाद फिर हम लिख देंगे एक लाइन छोड़ के संक्षेपण। और संक्षेपण में क्या करेंगे दोस्तों, देखिए, अब संक्षेपण है तो भाई संक्षेपण वाली बात है कि संक्षेपण हम करें तो करें कैसे, यानी संक्षेपण में फिर हम लिखेंगे क्या चीज, तो संक्षेपण में लिखेंगे कुछ नहीं, यानी इसी में से कुछ प्रमुख बातें जो है, जो लाइन हमें अच्छी लगती है। जैसे देखो, आपने क्या किया कि आपने लिखा कि युवा वर्ग के बारे में लिखा, ना युवा वर्ग के बारे में लिखा, तो फिर आपको ध्यान रखना है कि इस पूरे जो गद्यांश होगा, इस पूरे जो गद्यांश है ना, इस गद्यांश में जिस जिस पंक्ति में युवा का नाम चर्चा हुआ हो, यानी युवा के बारे में चर्चा हुआ हो, उस पंक्ति को लेकर के इसमें लिख दीजिए। कितने शब्द में लिखिएगा, तो भाई जितना शब्द आया होगा उसमें 3 से भाग देने के बाद जितना शब्द हमारे पास आएगा, लगभग हम उतना ही शब्दों में इसका संक्षेपीकरण करेंगे। भले ही उससे 5 शब्द ज्यादा हो जाए, लेकिन कम ना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए, अब देख लेते हैं, हम पूरा चीज को आपको अच्छी से बताएंगे, ठीक है। तो संक्षेपण हमने क्या, युवा वर्ग में अन्य वर्गों की अपेक्षा अधिक शक्ति होती है या फिर आवेश होती है। देखिए, उसमें लिखा ही होगा, इसी में क्या पंक्ति होगा, देखिए, युवा वर्ग में अन्य, ये देखिए लिखा हुआ है ना, आवेश और शक्ति होती है। युवा वर्ग में अन्य वर्गों की अपेक्षा बहुत
शक्ति होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसे सही शिक्षा और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। देखिए उसी में क्या पंक्ति होगा, इसे उचित शिक्षा और मार्गदर्शन की आवश्यकता है कि नहीं दोस्तों। तो उसी में से हमने क्या किया है, यानी हमको जितना शब्द पुराना था हमने उतना शब्द उसी में से छांट छांट कर क्या कर दिया है, लिख दिया है। और जब इतना चीज लिखा हो जाता है तो फिर जब हम जैसे ही क्या करते हैं, संक्षेपण कर लेते हैं, तो उसके नीचे फिर क्या करते हैं, एक लाइन स्किप करके और उसके बाद हम एक चीज लिख देते हैं जिसका नाम क्या होता है, संक्षेपण। जिसका नाम क्या होता है, संक्षेपण। और संक्षेपण बटा कुल शब्द बटा 3 लिख करके और यहाँ पर गिनिएगा दोस्तों, इस पूरा चीज को क्या करेंगे, जब आप क्या करेंगे गिनेंगे ना, तो आपको यहाँ पर टोटल जो है ये पूरा चीज को गिनिएगा। तो इस चीज को पूरा गिनने के बाद आपको जो है टोटल पुरने वाला 89 अंक, 89 शब्द पुरेगा। कितना शब्द पुरेगा, 89 शब्द। और 89 शब्द में हम 3 से भाग दे देंगे तो हमारे पास लगभग कितना बचेगा, 30 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों, 30। तो ये तो हो गया टाइप 1, ये टाइप दोस्तों 1। अगर आप ये सीख गए तो आपको कितना नंबर मिल गया, 4 नंबर आपका ये भी फिक्स हो गया, ठीक है। चलिए अब जो होता है टाइप 2, तो टाइप 2 में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे टाइप 2 में, देखिए अब चलिए हम टाइप 2 सिखाते हैं आपको। फिर टाइप 2 यानी टाइप 1 को उधर रखते हैं, ठीक है, फिर टाइप 2 को देखते हैं। टाइप 2 को फिर हम लोग जानने से पहले क्या करेंगे, टाइप 2 में क्या करते हैं, डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे कि मान लीजिए हम उत्तर नंबर 6 नंबर प्रश्न होंगे ना, 6 नंबर प्रश्न हम बीच में एक बक्सा बना लेंगे, ठीक है। लेकिन एक उत्तर नंबर 6 का ख या फिर क जो भी हमको बनाना होगा बना लेंगे, ठीक है। और एक छोटा सा बिंदु दे करके, यानी बिंदु दे करके बोला जाए तो एक छोटा सा ऐसे बिंदु दे देंगे और इस बिंदु दे करके बना लेंगे, क्या बनाएंगे बिंदु दे करके, तो बिंदु दे करके हम छोटा सा बना लेंगे संक्षेपीकरण। डायरेक्ट फार्मूला लिख देंगे, जो फार्मूला हमने ऊपर देखा है, देखिए ये फार्मूला जो हमने देखा है ना संक्षेपीकरण वाला, बस डायरेक्ट वही फार्मूला हम वहां पर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। डायरेक्ट यह फार्मूला अप्लाई कर देंगे, संक्षेपीकरण बराबर कुल शब्द बटा 3। तो वही फार्मूला हम वहां पर अप्लाई कर दिए, ठीक है। देखिए वही फार्मूला हम वहां पर अप्लाई कर दिए, देखिए संक्षेपीकरण बराबर क्या होता है, कुल शब्द बटा 3। तो 89 शब्द था, उसमें 3 से भाग दिए तो लगभग 30 शब्द हमारा क्या होगा, संक्षेपीकरण होगा। संक्षेपीकरण लगभग कितने शब्दों में होगा, 30 शब्दों में, ठीक है। तो हमने इतना लिख देना है, इतना चीज हमें लिख देना है कि लगभग 30 शब्द, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है हमें वहां पर, उसके बाद हमें वहां पर एक चीज काम करना है कि उसके बाद फिर से क्या करेंगे हम वहां पर उसको स्किप कर देंगे, एक लाइन स्किप करके लिख देंगे शीर्षक। यानी जो चीज हम वहां पर 2 नंबर में लिखे थे, यानी यहाँ पर जो यहाँ पर लिखे थे शीर्षक पहले में, यहाँ पर 2 नंबर में शीर्षक कर देंगे और 3 नंबर में जो चीज हमने संक्षेपण लिखे है उस चीज को यहाँ पर हम क्या कर देंगे, उतार देंगे। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 नंबर यहाँ भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए तो ये तो थी हमारे पूरे बोर्ड परीक्षा में, यानी पूरे बोर्ड परीक्षा जो थी, बोर्ड परीक्षा में हमारे कितने अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, 60 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें निबंध 8 अंक हमारा इसी में से आएगा, कंफर्म है। व्याख्या करेंगे तो 4 दूना 8 अंक का 2 प्रश्न होंगे, इसी जितना हम व्याख्या करने के लिए बताए उसी में से आएगा, ठीक है। आवेदन पत्र भी जितना हम दिए हैं उसी में से आएगा, उससे बाहर एक भी नहीं आएगा। और जो चौथा है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो 5 प्रश्न होंगे, जितना हम पद्य खंड और गद्य खंड से बताए उसी में से आएगा, उससे बाहर एक ही प्रश्न नहीं आएगा। ध्यान रखना, एक भी प्रश्न नहीं आएगा। अगर आप इसका तैयारी करके नहीं जाते हो तो एग्जाम में आपको पछताना पड़ेगा जब नहीं बनेगा। तो ये देख लेते, भले आप सोचते हो उस समय कि हम देख लेते हो तो हमसे एक भी प्रश्न नहीं छूटता। अगर दोस्तों आप इस चीज को जितना हम बताएं, हम जो पूरा चीज बता दिए, अगर आप इस पूरा चीज को तैयारी कर लेते हैं तो 50/50, मान लीजिए आप अशुद्धि लिखते हैं तो 50/50 न आ पाए, ठीक है, कोई बात नहीं, आप अशुद्धि लिखे 50 में 50 नहीं आया, लेकिन 50 में 50 नहीं आया और आप सही सही लिख के आते हैं तो हम आपको दावा करते हैं कि 40 प्लस नंबर आएगा, यानी आपका सब्जेक्टिव में 40 प्लस नंबर आएगा, उससे एक नंबर काटने वाला नहीं है, ठीक है। और आपका ऑब्जेक्टिव में भी 40 प्लस हो गया तो भाई आप तो हंसते हंसते कितना उठा रहे हैं, 80 नंबर उठा रहे हैं। और हिंदी में 80 नंबर आ गए, ये तो लगभग नॉर्मल बात है। लेकिन जो बच्चे समझदार होंगे ना, जो थोड़ा बहुत मेहनत किए होंगे, उसको पक्का है कि 90% प्लस नंबर आएगा इस वीडियो देखने के बाद। और उसका ऑब्जेक्टिव बढ़िया निकल गया तो 90% प्लस नंबर उसका बोर्ड में आ जाएगा। इससे ही अधिकतर प्रश्न होंगे, इससे एक भी बाहर प्रश्न नहीं होंगे। चलिए तो इस बार एक बार फिर से आप क्या करते हैं, हम धीरे धीरे सबको स्क्रॉल कर देते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला हम लोग चले आए तो निबंध में सबसे पहला निबंध जो था ये देखिए, वन या जंगल पर था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा निबंध देख लेते हैं, दूसरा निबंध जो था प्रिय कवि तुलसीदास पर था, ठीक है। तो दूसरा निबंध हम लोग प्रिय कवि तुलसीदास के बारे में हमने लिखे हैं, तो आप इसको देख लीजिए। देखिए ये दूसरा देख लीजिए। तीसरा है इंटरनेट पर, इंटरनेट के बारे में भी देख लीजिए अच्छा से, इंटरनेट पर देख लीजिए, हो गया इंटरनेट पर, ठीक है। अब चलिए चौथा जो था छात्र और राजनीति पर, तो हमने छात्र और राजनीति को भी देख लिया, देख लीजिए। आपको एक बार बढ़िया से स्क्रॉल कर दिया आप, ताकि स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका खुद से लिख लीजिएगा। 2 नंबर प्रश्न आएंगे, आपको व्याख्या करना, तो आपको व्याख्या करना इस प्रकार से आप व्याख्या करके देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें हमने एक कहानी और एक कविता से व्याख्या करके आपको बता दिया जो VVI था। चलो उस पर आधारित कुछ प्रश्न है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसको भी क्या कर लीजिएगा, घर पे तैयारी कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, ठीक है।
चलिए फिर 3 नंबर प्रश्न आएगा। 3 नंबर प्रश्न जो आएगा आवेदन पत्र आएगा। तो आवेदन पत्र हम एक औपचारिक आवेदन पत्र लिख के आपको दिखा दिए कि किस प्रकार से आवेदन पत्र लिखना है, और कुछ प्रमुख आवेदन पत्र भी हमने नीचे दे दिए ताकि आप इसको क्या कर लीजिए, बना लीजिए। अब औपचारिक आवेदन पत्र में आ जाइए। तो औपचारिक आवेदन पत्र को भी हम लिख के आपको बता दिए, ठीक है। और उसमें से कुछ प्रश्न है, देखिए कुछ प्रमुख प्रश्न है, इसको भी आप हल कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब चौथे प्रश्न में आएंगे। तो चौथे प्रश्न में होते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं वो 10 प्रश्न होते हैं, 5 बनाने होते हैं। तो उसके लिए हम कुछ प्रश्न लिख भी दिए और उसका आंसर भी दे दिए। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए 7 नंबर प्रश्न लेकर के 11-12 नंबर तक आप तैयारी कर लीजिएगा। ये हो गया आपका पद्य खंड से। अब गद्य खंड से चलिए, गद्य खंड से भी 1 नंबर से लेकर के 5 तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद कुछ प्रमुख प्रश्न जो है ये देखिए नीचे दिया हुआ है, इसको भी आप क्या कर लीजिएगा, तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आइए 5 नंबर प्रश्न में। 5 नंबर प्रश्न में चलेंगे तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा। बोला जाएगा कि आपको सारांश लिखिए या फिर भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो उसी चीज को आप 5-5 नंबर के लिए आपको क्या करना होगा, प्रसंगकीकरण करके यानी प्रसंग लिख करके उस चीज को आप जिस प्रकार से हमने किया उस प्रकार से आप अर्थ स्पष्ट कर दीजिएगा, ठीक है। और भावार्थ या फिर सारांश लिख करके उसको पूरा में पूरा लिख लीजिएगा। तो उस पूरा लिखने के बाद आपको 5 में 5 नंबर पूरा तरीका से मिल जाएगा। ये दोनों जो हम जो किए हैं ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको एग्जाम से जाने से पहले देख करके जाना, ठीक है, ताकि आपका भी 5 में 5 नंबर इसमें से आ सकता है, ठीक है। चलिए उषा शीर्षक कविता सारांश प्रस्तुत करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस दोनों को हमने लिखा है। जो महत्वपूर्ण था उसको हम खुद लिख दिए हैं, और जो और मतलब उतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन फिर भी जो महत्वपूर्ण है उसको हम नीचे दे दिया है ताकि आप तैयारी कर लीजिए, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे। और जो लास्ट प्रश्न था दोस्तों वो था संक्षेपीकरण, जिसमें आप क्या करिए, संक्षेपण कर लीजिएगा, ठीक है। इसको हमने सिखा दिया आपको इसमें से किस प्रकार से, और इस संक्षेपण किसी प्रकार से दो तो आप संक्षेपण कर लीजिएगा। और आप इतना कर लेते तो आपको कितना 50 में 45% प्लस नंबर आने वाला है दोस्तों, ठीक है। चलिए आप देख लेते दोस्तों कि आपको जो कोई भी हिंदी पढ़ रहे हैं, संस्कृत पढ़िएगा या फिर कोई विषय पढ़िएगा, तो उसमें का जो पहला चैप्टर होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो उस पहले चैप्टर में से हमने क्या किया है, कुछ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबको लिया है। तो एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसका सब्जेक्टिव थोड़ा एक बार पढ़ लीजिएगा। सब्जेक्टिव जो है कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव बनते हैं तो उसको आप ध्यान रखिए। देखिए इसका हमने ऑब्जेक्टिव भी दे दिया है, ऑब्जेक्टिव मेरे पास था बना था, तो हमने सोचा कि चलिए आपको दे देता है, आपको कुछ फायदा हो जाए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार याद कर लीजिएगा दोस्तों। देखिए स्क्रीनशॉट लेते चलिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, एक बार इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। हाँ कृतियां, ये देखो ध्यान से, यहाँ जो कृतियां जो हम देखेंगे, कृतियां से पक्का है। जो देखिए जिस कृति पर ट्रिपल स्टार लगा होगा, जैसे इस पर, ठीक है, डबल स्टार ट्रिपल स्टार, इसको आप 100% देख करके जाइएगा। क्योंकि एग्जाम में जो है इसमें से पक्का है कि 1 से 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव बनता है। 1 से 2 नंबर का, ये खाली कृति से, ये खाली कृति से अलग से नहीं, खाली कृति से 1 से 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव बनेगा। ये कृति जो आपने देखा इससे 1-2 नंबर का ऑब्जेक्टिव बनेगा, ठीक है। इससे बाहर से नहीं, इसी से बनेगा, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलो आगे आ जाएंगे। तो आगे तो लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में जब चलोगे तो लघु उत्तरीय प्रश्न में जो है सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर हमें वाक्सकी न होती तो क्या होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। और एक क्वेश्चन और दोस्तों, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के विचार को आप नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये बेचारे जो है कभी भी हमारे पीछे पड़ सकते हैं। क्योंकि बेन जॉनसन जो है और एडिसन है वो नहीं चाहते हैं कि हम लोग क्या करें, सुखी शांति से रहे, बेचारे हमारे पीछे हमेशा पड़ते रहेंगे। तो आप इसको क्या कर लीजिएगा, एक बार जरूर से जरूर क्या कर लीजिए, इस पूरे चैप्टर को आप ध्यान रखिएगा, इस पूरे चैप्टर को आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब इस चैप्टर में जो है, इस चैप्टर में भी व्याख्या करने वाले प्रश्न बनते हैं, यानी 4-4 नंबर वाला प्रश्न बनते हैं। तो 4-4 वाले जो 4-4 अंक के जो प्रश्न होते हैं हम उसको आपको बताए हैं कि कैसे करते। तो हमने क्या किया, स्पष्टीकरण के लिए निबंध लिख दिया। चूंकि निबंध है तो निबंध ही ना लिखेंगे, उसके बाद निबंध कार्ड है तो निबंध कार्ड लिख करके हमने व्याख्या कर दिया, और उसका पूरा किस किताब से लिया गया, जो चीज लिया गया हमने उसका स्पष्ट कर दिया, ठीक है। उसी प्रकार से इसका एक पंक्ति और था जिसको हमने फिर से क्या किया, उसका भी हमने स्पष्टीकरण कर दिया। तो आप इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार-बार एग्जाम में क्या किया गया है, पूछा गया है। तो इस चीज को आप एक बार ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब इसका एक 5 नंबरिया क्वेश्चन भी तो बनेगा ना दोस्तों, कि बातचीत से निबंध क्या कर देना है, सारांश लिखना है। तो आप इस प्रकार से उसका सारांश हमने क्या कर दिया है, प्रसंगकीकरण द्वारा करके। देखिए हम प्रसंगकीकरण जैसा कि हम आपको सिखाया वैसा ही बनता ही है दोस्तों। तो हमने वैसा सब कुछ लिख दिया। देखिए जहां खत्म हुआ है वहीं से हमने सारांश लिखना भी क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। ये देखिए हाँ, ये थोड़ा सा गलती लिखा, जॉनसन लिख दिया गया है, नहीं जॉनसन होता है दोस्तों, जॉनसन। आप थोड़ा सा उसको सही कर लीजिएगा। ये किसी बच्चे का कॉपी था तो हमने उसी को लेकर के आपको रख दिया है, क्योंकि कितना अच्छा लिखा हुआ था। तो हमने सोचा कि आपका हेल्प हो जाए, आपको जो है एग्जाम में अच्छा नंबर आ जाए। तो इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों आप लोग के लिए। चलिए खैर कोई बात नहीं है, जैसा होगा वैसा फिर देखेंगे हम लोग। चलिए अब देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसके ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए इसका ये लास्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों।
चलिए दोस्तों, तो हम पूरी उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग क्या किए होंगे, वीडियो में बने रहे होंगे, क्योंकि आपको अच्छा नंबर लाना है। और आपको अच्छा नंबर नहीं लाना होता तो आप इस वीडियो को स्किप करके चले जाते। इस वीडियो को अगर पूरा देखे, अगर मेरी बातों से सहमत है या फिर हम जो आपको बताया उसको आपको अच्छी तरीके से समझ में आया और आपको एग्जाम में उपयोग होने वाला है, ठीक है, तो आपके जितने भी, मान लीजिए कि आपका अन्य दोस्त है जो भी क्या करने वाले इस साल एग्जाम देने वाले हैं, तो उसके पास भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि हमने क्या किया है, पूरे पाठ्य पुस्तक से, ठीक है, जो पूरे पाठ्य पुस्तक है उसका पूरा निचोड़ आपको हमने इस वीडियो में क्या किया है, दिया है। इससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे। जो विद्यार्थी इस वीडियो को नहीं देखेंगे और वो परीक्षा दे करके आएंगे, जब उनसे 2 प्रश्न छूट जाएगा ना, तब वो अफसोस करेंगे माथा में हाथ रख करके। तो काश इस वीडियो को पहले हमारे पास कोई भेजता और हम उसको क्या कर लेते, देख लेते। चलिए दोस्तों, हम आप लोग के लिए इतना मेहनत किए तो आपका भी तो फर्ज बनता है ना दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। और जल्द से जल्द, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हम भी प्रोग्रेस करें, ठीक है। क्योंकि आप लोग का भी तो सपोर्ट चाहिए हमें ना, तब आप लोग का भी सपोर्ट होगा तो फिर हम भी तो आगे निकलेंगे, और आगे निकलेंगे तो फिर आप लोग के लिए और भी कुछ करेंगे, ठीक है, और काफ़ी अच्छी तरीक़ा से करेंगे। मतलब क्या होगा, तरीका तो यही रहती है, लेकिन क्या होगा, हमारे साधन बदल जाएंगे, है ना। तो आपको क्या होगी, और कोई दिक्कत नहीं होगी, जो चीज़ होंगी आपको एकदम स्पष्ट तो स्पष्ट सामने सामने आप क्या कर सकते हैं, उस समय आप लाइव आकर के हमसे क्या करेंगे, डायरेक्टली बात कर सकते हैं, डायरेक्टली आप हमसे निष्कर्ष निकाल सकते हैं, या फिर जो भी दिक्कत हो डायरेक्टली आप हमसे उसका सॉल्व पा सकते हैं, सॉल्यूशन पा सकते हैं। लेकिन अभी तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास वैसा साधन है नहीं। तो आप क्या कीजिए, जल्द से जल्द क्या कीजिए, हमारे चैनल को प्रोग्रेस कराने का प्रयास कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपका एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं जल्दी। आप एग्जाम दे करके आइए, मिठाई उठाई खाइए, और हम भी मिलेंगे बहुत जल्दी ही। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।